Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, in last lecture we were discussing concept of supply. Out of that entire provision हमने 7.2 that is the exclusion part of supply, meaning thereby what are the activities which cannot be considered as supply, ये हमने पढ़ लिया था, complete कर लिया था. After that we came to the 7.1 that is the inclusion part. Inclusion part की बात करें तो inclusion part में हमने 7.1 that is the general meaning of supply. General meaning क्या हुआ करता था? Whenever there is a supply of goods or service or both for consideration इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम उसे क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे. इसके बाद वी केम टू द 7.1b पार्ट. 7.1b इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस. 7.1b किस बारे में बात कर रहा था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हम बात करें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हमने बात कर रखी थी whenever there is a import of service for consideration may or may not be related to the business considered as a supply in terms of 7.1b. however इसी के साथ along with हमने 7.1c शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 4 भी कवर किया था, जो अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहा था बट विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड टू बिजनेस बिटवीन द रिलेटेड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेम पर्सन. क्लियर है? इसके बाद हम 7.1c पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे. बेसिकली 7.1c डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच बोलो एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी कंसीडरेशन. सी में सी नहीं है, मतलब 7.1c में कंसीडरेशन नहीं है. यदि कोई एक्टिविटीज ऐसी है जो कि विदाउट कंसीडरेशन कंडक्ट की जा रही है तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को कैन बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इन टर्म्स ऑफ 7.1c. हाउएवर यदि वो 7.1c में भी सप्लाई कंसीडर नहीं की जाएगी तो स्ट्रेट अवे हम क्या बोलेंगे? नॉट अ सप्लाई, देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी अराइज. क्लियर है? अच्छा, 7.1c में शेड्यूल 1 दिया था. शेड्यूल 1 में बेसिकली 4 एक्टिविटीज कवर थी. आउट ऑफ दैट 4 एक्टिविटीज जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने कंसीडर की थी दैट इज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ business asset on which ITC already availed. क्लियर है? आज हम सेकेंड एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर दैट जो लास्ट क्लास में हमने एक चार्ट बनाया था वो भी चेक कर लेते हैं. देखिए, क्या जब भी कोई भी एक्टिविटीज वी नीड टू चेक इज इट अ सप्लाई और नॉट. फर्स्ट वी नीड टू चेक क्या वो एक्टिविटी विथ कंसीडरेशन दैट इज फॉर कंसीडरेशन एग्जीक्यूट हुई है या विदाउट एनी कंसीडरेशन एग्जीक्यूट हो रही है. यदि वो विथ कंसीडरेशन एग्जीक्यूट हो रही है देन वी नीड टू गो फर्दर. we need to check is it in the course or furtherance of business. if answer is yes then activity is considered as supply in terms of 7.1a itself. ठीक है? हाँ, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां जहां हमने सप्लाई वर्ड लिखा है क्या वहां पर शेड्यूल 3 तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा. सर ये शेड्यूल 3 का मतलब क्या है? शेड्यूल 3 मतलब एक्सक्लूजन पार्ट, निगेटिव लिस्ट वाला पार्ट. याद है आपको? एक्सक्लूजन पार्ट याद है क्या आपको? बोलो यस. तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं that one is not covered under शेड्यूल 3 ना लिखते हुए मैं लिखता हूं सेक्शन 7.2. ठीक है? यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं? दिस इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 7.2 एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 7.2. क्योंकि यदि कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो 7.2 में कवर हो चुकी है तो उससे फिर हम सप्लाई कंसिडर करते हैं क्या? नहीं करते. उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में हम एक्टिविटीज को सप्लाई कंसीडर कर लेंगे. अच्छा, यदि विथ कंसीडरेशन है बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वी नीड टू चेक इज इट अ इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इफ यस देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई. इफ नो देन नॉट कंसीडर्ड एज अ सप्लाई. ये पार्ट क्लियर हो गया आपका. अच्छा, सेकेंड पार्ट विदाउट कंसीडरेशन. विदाउट कंसीडरेशन में देखिए शेड्यूल 1, यदि अब विदाउट कंसीडरेशन कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट हुई है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है देन वी नीड टू चेक इज इट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में इन टोटलिटी कितनी एक्टिविटीज कवर है? 4 एक्टिविटीज. तो क्या आउट ऑफ दैट 4 एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी आपने एग्जीक्यूट की है? इफ यस देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी. हाउएवर इफ आंसर इज नो देन इट इज नॉट अ सप्लाई, देयरफॉर नो जीएसटी अराइज. ठीक है? ये चार्ट को बस अपडेट कर लेना. यहां पर 7.2 लिख के उसको स्कोड आउट कर देना. कहने का मतलब ये होगा कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी 7.2 में कवर नहीं है. बिकॉज यदि 7.2 में
यदि कोई एक्टिविटी सेक्शन 7.2 मतलब ईदर शेड्यूल 3 जिसमें हमने 9 एक्टिविटीज या 9 एंट्रीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, 9 एंट्री हमने यहां देख रखी है, या तो 9 एंट्री या फिर नोटिफाइड सर्विसेज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनमें से कोई यदि पर्टिकुलर सर्विस है तो उस सिचुएशन में स्ट्रेट अवे नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ना हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और ना ही हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस, देयरफॉर नो जीएसटी अराइज, क्लियर है, बात समझ में आई क्या, यहाँ तक समझ में आई, इसलिए मैंने 7.2 को यहाँ से क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद 7.1C में शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज़ थी, जिसमें से पहली एक्टिविटीज़ हमारी कवर अप हो चुकी है, मतलब हमने ये एक्टिविटीज़ को कवर कर दिया है। इवन 4th एक्टिविटीज़ ऑल्सो कवर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, कौन सी एक्टिविटी हम डिस्कस करने वाले हैं, एंट्री नंबर 2 और फॉलोड बाय एंट्री नंबर 3, उसी के साथ हमारी ये चारों एंट्रीज भी क्या हो जाएगी, कवर। तो चलिए एंट्री नंबर 2 में आ जाते हैं। सर बेसिकली एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 7.1C क्या बोल रहा था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between the related party, between two related party or between two deemed distinct person in the course or furtherance of business। सर आप लीगल वर्डिंग बताएंगे क्या, ऑफ कोर्स, चलो लीगल वर्डिंग देख लो। देखो लीगल वर्डिंग क्या बोल रही है, बेयर एक्ट की जो आपकी वर्डिंग है वो क्या बोल रही है, हाँ जी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, प्लीज एवरीवन चेक करिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between the related person and that related person defined under explanation to section 15 of the CGST Act, okay, or between distinct person as specified under section 25, ठीक है, ये और वर्ड ना यहाँ से हटा दीजिए, ये और वर्ड को यहाँ पर लगाइए, ठीक है। when made, आगे क्या लिखा है वो पढ़िए, when made in the course or furtherance of बिजनेस, इसका मतलब यदि कोई एक्टिविटीज बिटवीन द टू रिलेटेड पार्टी होती है, बिटवीन टू डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होती है, बट वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है बट ऑल्सो वो यहाँ कवर होगा क्या, नहीं, यहाँ पर तभी कवर हो पाएगा व्हेन इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ओके। इसके आगे रिलेटेड पार्टी की यदि बात करें तो रिलेटेड पार्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है, आपको जैसे मैंने कहा कहाँ डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट डिफाइन व्हाट इज रिलेटेड पर्सन, ये वर्ड को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 15 में। बट इससे पहले कि हम सेक्शन 15 की बात करें, पहले हम ये जनरल बातें कर लेते हैं कि जनरली क्या बोलना चाह रहा है प्रोविजन। एक एक करके हम 2 पार्ट में इसका डिस्कशन करेंगे। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ना है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, पहला क्लॉज ये है, सिर्फ रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। दूसरा क्लॉज जो है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पार्टी, डीम डिस्टिंक्ट पार्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लियर है, बात समझ में। तो पहला वाला जो पार्ट है उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी, क्या बोल रहा है बेटा, प्रोविजन क्या बोल रहा है, सर प्रोविजन बोल रहा है 7.1C शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 बोलता है इफ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिलेटेड पार्टी, बेसिकली रिलेटेड पार्टी सप्लाई कर रही है किसको, रिलेटेड पार्टी मेकिंग अ सप्लाई टू रिलेटेड पार्टी, ठीक है, रिलेटेड पार्टी मेकिंग अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर 7.1C में सी नहीं है, ये आप कीप इन माइंड, क्योंकि यदि कंसीडरेशन होता तो बाय डिफॉल्ट ऊपर ही सप्लाई कंसीडर कर लिया जाता। ऊपर मतलब मेरा मतलब क्या है, दैट इज 7.1A में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विदाउट कंसीडरेशन। ये सप्लाई कैसे हो रही है, विदाउट
consideration that too in the course or furtherance of business. In the course or furtherance of business. In the course or furtherance of business. Is it clear? बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्या जो हमारी सप्लाई हो रही है डेट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इस पर्टिकुलर सप्लाई को, ऐसी सप्लाई को वी विल कंसीडर एज सप्लाई, इस ऐसी एक्टिविटी को वी विल कंसीडर एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2. इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया क्या? एकदम सिंपल सी. अभी हमने कुछ डिस्कशन किया ही नहीं, डिस्कशन तो अब होगा. ठीक है, तो पहला जो मुद्दा है यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सप्लाई बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी. क्या बोला गया? बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी यदि कोई सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई. देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई. अब इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में एक ही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है. वो इंपॉर्टेंट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटेड पार्टी. आखिर ये रिलेटेड पार्टी का मतलब होता क्या है? और ऑल ऑफ यू आर अवेयर, ये जो रिलेटेड पार्टी है, ये रिलेटेड पार्टी हमने कहाँ डिफाइन कर रखा है बेटा? रिलेटेड पार्टी को हमने डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 15. यदि मैं रिलेटेड पार्टी की बात करूं, रिलेटेड पर्सन की बात करूं, तो रिलेटेड पर्सन को हमने डिफाइन कर रखा है, डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन, अंडर explanation to section 15. Explanation to section 15 of the CGST Act. Is it clear? बात सुन में. अब ये CGST Act का explanation क्या बोलता है? चलो पढ़ते हैं. Very important. We are nothing to do with the definition provided under Income Tax Act related to the relative as well as related person अंडर IFRS एज वेल एज सैलरी. वो सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है. हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एज फार एज GST इज कंसर्न, डेफिनेशन प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15. और एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 क्या बोलता है? चलिए चेक करिए. एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 बोलता है, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. सबसे पहली वर्डिंग यहां पर बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? CGST एक्ट. इसका मतलब यह हुआ कि इवन दो डेफिनेशन सेक्शन 15 में दी गई है, बट ऑल्सो जस्ट वर्क लाइक अ कॉमन डेफिनेशन. वाई? बिकॉज पहली वर्डिंग क्या लिखी? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मीनिंग देयर बाय इंटायर CGST एक्ट के लिए ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इक्वली एप्लीकेबल रहेगी. इंटायर एक्ट में जहां जहां रिलेटेड पर्सन वर्ड यूज किया जाएगा, उसकी जो डेफिनेशन रहेगी, उसका जो मीनिंग रहेगा, वो वही रहेगा जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख रखी होगी. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली अंडर CGST एक्ट, इवन अंडर द IGST एज वेल एज SGST UTGST एक्ट में भी दिस प्रोविजन गोइंग टू बी एप्लीकेबल मुटाटस मुटेंडिस. मैंने आपको कहा था ना कि CGST एक्ट के मैक्सिमम प्रोविजन जो है वो बाकी एक्ट में भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि जो मेन एक्ट बनाया गया दैट इज अ CGST के मैक्सिमम प्रोविजन एप्लीकेबल टू अदर एक्ट आल्सो मुटाटस मुटेंडिस. क्लियर है? अब प्रोविजन क्या बोल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, पर्सन्स शैल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन इफ. पर्सन्स शैल बी डीम टू बी रिलेटेड. पहली बात जो यहाँ पे बोली गई वो क्या बोला गया? पर्सन्स. व्हाट डू मीन बाय द पर्सन्स? पर्सन का यहाँ पे मतलब होता है डेट इज सप्लायर एंड रिसिपेंट. पर्सन नहीं लिखा, क्या लिखा? पर्सन्स. कहने का मतलब क्या है? सप्लायर और रेसिपेंट दोनों को आपस में हम रिलेटेड मान लेंगे. सप्लायर और रेसिपेंट दोनों को आपस में हम रिलेटेड मान लेंगे. शैल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन इफ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या ये आठों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जाके हम दोनों पर्सन को आपस में रिलेटेड मानेंगे? आंसर इज नो. क्योंकि यहां पर जो वर्ड लिखा है वो क्या है? इफ का मतलब क्या? एनी वन ऑफ देम. आठों में से कोई भी कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होती है, देन दैट टर्मिनोलॉजी कंसीडर्ड एज अ रिलेटेड, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन दैट बोथ पर्सन कंसीडर्ड एज अ रिलेटेड. ठीक है. क्या बोला गया? पर्सन शैल बी डीम टू बी रिलेटेड इफ मतलब एनी वन ऑफ देम.
इन सारी कंडीशन में से इवन एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम उसे क्या मान लेंगे, रिलेटेड। और क्या बोला, सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। सच पर्सन्स, सच पर्सन मतलब क्या, सप्लायर एंड रिसिपेंट, आर ऑफिसर एंड डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल कैन बी लाइक दिस। सपोज ये आपका ए लिमिटेड है और ये आपका बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ऑन्ड बाय मिस्टर ए एंड बी लिमिटेड ऑन्ड बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी इज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, एंड मिस्टर ए इज अ सीईओ, सीईओ ऑफ बी लिमिटेड। वो बी लिमिटेड के क्या है, ऑफिसर, दैट इज सीईओ है। नाउ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज, क्या हम दोनों को आपस में रिलेटेड मान लेंगे? आंसर इज यस। दोनों को मतलब किसको? सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को हम आपस में रिलेटेड मानेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वो जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। पर्सन्स शैल बी डीम टू बी रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर ऑफिसर। सच पर्सन मतलब किसकी बात कर रहा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात कर रहा है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर इन वन अनदर्स बिजनेस, मतलब मिस्टर ए और बी को हम आपस में क्या मान लेंगे, रिलेटेड। मिस्टर ए और मिस्टर बी को आपस में मैं क्या मान लूंगा, रिलेटेड। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर in one another's business of one another's business considered as a related party। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब सेकंड क्लॉज में मैं आ जाता हूं। सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। व्हाट डू मीन बाय द लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर? मीनिंग देयर बाय ईदर अंडर कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट और अंडर द एलएलपी एक्ट। सपोज आपने पार्टनरशिप डीड बनाई। पार्टनरशिप डीड हमने कौन सी बनाई, लेट अस अज्यूम दैट एबीसी एंड कंपनी हमने बनाई पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, और पार्टनरशिप फॉर्म की डीड में हमने एबीसी, 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर का जो पार्टनरशिप फॉर्म हमने बनाई दैट इज एबीसी एंड कंपनी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों को आपस में, बिकॉज ऑल आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर गवर्न अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो हम तीनों को आपस में रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। तीनों को आपस में हम क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 3, सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। क्या? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी आपस में हम क्या मानेंगे, रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी आपस में हम क्या मानने वाले, रिलेटेड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ऑलमोस्ट समवेयर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखो, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल और होल्ड 25% or more of the outstanding voting stock of both of them, or one of them directly or indirectly control the other, or both of them are directly or indirectly controlled by a third person, or together they directly or indirectly control a third person। वापस से मैं रिपीटेशन दे रहा हूं, देखो क्या बोला, एनी पर्सन। व्हाट डू मीन बाय द एनी पर्सन? एनी पर्सन का यहां पर मतलब दिया गया है, एनी पर्सन मतलब थर्ड पर्सन directly or indirectly on, control or hold 25% or more of the outstanding voting stock और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। सपोज ये आपका ए लिमिटेड हो गया, ये आपका बी लिमिटेड हो गया, और ये आपका सी लिमिटेड। सी लिमिटेड ए लिमिटेड में 30% होल्ड कर रहा है और बी लिमिटेड में 40%। क्या बोला गया, 25% और मोर। क्लियर है? तो क्या यहां पर अब ये क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा? यस। क्या बोला गया, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन, कंट्रोल और होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों के 25% या 25% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है तो आपस में इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, रिलेटेड मान लेंगे। इवन इतना ही नहीं, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। क्या दोनों थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या थर्ड पर्सन दोनों एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है? सॉरी, यस। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड, अब देखो रिलेशन किस किस में, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को आपस में हम रिलेटेड मान लेंगे।
ए लिमिटेड सी लिमिटेड को भी रिलेटेड मानेंगे और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को भी रिलेटेड मान लेंगे। ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है और ये भी रिलेटेड है बाय वर्च्यू ऑफ पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा था, इफ एनी पर्सन दैट इज थर्ड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल और होल्ड्स 25% और मोर इन अ वोटिंग राइट बोथ ऑफ देम। क्लियर है, तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। एक ही पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है तो आपस में उन दोनों कंपनी को भी हम आपस में क्या मान लेंगे, रिलेटेड, जिसको वो कंट्रोल कर रहा है। आगे क्या बोला, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो बहुत ही आसान है। सपोज होल्डिंग सब्सिडरी का हम एग्जांपल ले लें, होल्डिंग सब्सिडरी वेदर दे आर अ रिलेटेड पार्टी, यस। अब यदि मैं इनडायरेक्टली की बात करूं, ये तो डायरेक्टली हो गया, इनडायरेक्टली मतलब क्या, सब्सिडरी की सब्सिडरी है, होल्डिंग ने 100% होल्ड करके रखा है सब्सिडी और सब्सिडी ने फर्दर 70% होल्ड करके रखा है सेकंड सब्सिडी कंपनी में, तो होल्डिंग और सब्सिडी को भी आपस में क्या मान लिया जाएगा, आपस में दोनों को क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड। क्लियर है, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, मतलब दोनों मिलकर यदि थर्ड पार्टी को कवर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनको भी हम क्या मान लेंगे, रिलेटेड पर्सन। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहां तक। अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो लास्ट पॉइंट जो इसका है वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या बोलता है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मतलब अब ये किसकी बात करना चाह रहा है, मीनिंग देयर बाय ही इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव, नेचुरल रिलेटिव। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिलेटेड एंड रिलेटिव। रिलेटिव इज वेरी 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 नैरो टर्म, जनरली यहां पे सिर्फ ब्लड रिलेशन कवर होता है, जबकि रिलेटेड, रिलेटेड इज वेरी ब्रॉडर टर्म एंड इट कवर नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल रिलेशनशिप बोथ, इट कवर नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल रिलेशनशिप बोथ। क्लियर है। अच्छा अब रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर मतलब क्या, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी लर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो यहां पर रिलेटिव मतलब क्या है, तो यहां पर हमने बोला स्पाउस आ जाएगा, इन एडिशन टू दैट चिल्ड्रन, किसके बच्चे, किसके बच्चे, टैक्स पेयर, दैट इज असेसी के बच्चे, असेसी की स्पाउस, असेसी के चिल्ड्रन, प्लस और क्या आएगा सर, और आ जाएगा यहां पर डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ग्रैंड पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, आएगा, और क्या आएगा, ब्रदर एंड सिस्टर। क्या क्या आएगा फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में, सेक्शन 2 क्लॉज 49 डिफाइन फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर को जो डिफाइन किया गया वो क्या डिफाइन किया गया, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट। चिल्ड्रन कैसे होने चाहिए, इट कैन बी माइनर, it can be major, doesn't make any difference, or it can be dependent, it can be independent, it doesn't make any difference. Spouse can also be dependent, it can be independent, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। एंड क्या बोल रहा है, और किसको हम कवर करेंगे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। यदि वो डिपेंडेंट है देन ओनली दे आर गोइंग टू बी कवर, इंडिपेंडेंट हम कवर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 क्या बोल रहा है, देखो जरा, द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड लीगल पर्सन। तो ये बेसिकली ये लाइन हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, रीजन बीइंग दैट, पहला रीजन हमने पर्सन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है और वहां पर हमने आर्टिफिशियल दैट इज लीगल पर्सन को भी कवर किया था। दूसरा रिलेटेड पर्सन बोल रहा है तो वैसे लीगल पर्सन भी कवर होने वाले हैं क्या, यस हाँ, बट सी क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब ये क्या बोलता है, पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर, इन डेट वन इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसोनरेट however described of the other shall be deemed to be related। समझ में आया क्या रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या बोली गई, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या बोली गई। चलो ये जो डेफिनेशन हमने देखी है इसे हम यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में कंक्लूड कर लेते हैं और आफ्टर दैट विल कम टू द न्यू पार्ट। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा था, पहला पार्ट बोल रहा था पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड if such persons are officer and director of one another's business, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोल रहा था, they shall be legally recognized partner,
लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर का मतलब इधर कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट। थर्ड क्लॉज क्या बोल रहा था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इफ दे आर मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, तो दोनों को आपस में हम क्या मान लेंगे, रिलेटेड। क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 बताइए क्या बोला था, ऑन, मैनेज, कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब यहां पर मैं आपका पॉइंट नंबर 4 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक एक साथ कवर कर दे रहा हूं। आई नो डेट यहाँ पे अलग अलग बातें बोली गई थी, यदि हम अलग अलग बातें करना चाहे तो क्या क्या बोला हुआ था सर। सबसे पहले बोला हुआ था कि 1% होल्ड्स मोर देन 25% और इक्वल टू 25% होल्ड कंट्रोल और ऑन इन 2 डिफरेंट कंपनीज, या फिर 1% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर। थर्ड क्या बोला था, 1% 2% को कवर कर रहा है, या 2% मिलके 1% थर्ड पार्टी को कवर कर रहा है, तो इन बोथ, इन ऑल दैट केसेस कंसीडर्ड एज अ रिलेटेड पर्सन। इसके बाद हमने पढ़ा फैमिली मेंबर। अच्छा, फैमिली मेंबर की डेफिनेशन हमने क्या क्या पढ़ा कि स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। क्या क्या आएगा, एक बार रिपीटेशन दे दो। स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आने वाले हैं, हाउएवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर को भी हम रिलेटेड मान लेंगे इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा सोल, एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये पूरे को हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। ये इंटायर डेफिनेशन को हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन इंटायरिटी में पढ़ ली। समझ में आया। तो एज ऑफ नाउ जो हमारा प्रोविजन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वेन एवर देर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंसिडरेशन, then it is considered as a supply in terms of 7(1)(c). and what is the related person as defined under explanation to section 15। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो यहीं पर मैं आपको एडिशनल कुछ और बातें समझाता हूं, सुनिए। क्या सुनना है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे बात करूं कि सपोज मेरी सिस्टर होली डिपेंडेंट ऑन मी, मतलब वी बोथ आर अ रिलेटेड पार्टी। ये समझ में आ गया, सिस्टर मेरे लिए रिलेटेड पार्टी है क्या, यस। शी इज ऑल्सो परसुइंग CACS। शी जस्ट आस्क मी कि भाई मुझे टैक्स पढ़ा दे, तो आई सेड ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ, बट एक छोटा सा इशू है कि मैं आपको इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाऊंगा, मतलब सेपरेटली इंडिपेंडेंटली आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। डू वन थिंग कि ऑलरेडी क्लास चल रही है तो आप क्लास में आके बैठ जाओ, और वैसे भी आप रिलेटेड पार्टी हो तो आपसे मैं फीस तो लेने वाला हूँ नहीं। आप समझ रहे हो, यू गॉट माई पॉइंट। क्या उसने मुझे कहा कि भाई टैक्स पढ़ा दे, अब घर में ही जब फैकल्टी है, घर में ही पढ़ाने वाला बंदा है, तो दूसरी जगह तो कोई लगाने वाला है नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू नो वेरी वेल। ठीक है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो उसने कहा भाई पढ़ा दे, मैं आई साइड ओके चलो ठीक है पढ़ा देता हूँ, बट क्योंकि मैं आपको सेपरेटली टाइम तो दे नहीं पाऊंगा, इसलिए डू वन थिंग कि आप डायरेक्टली क्लास में आ जाओ और क्लास में आकर बैठ जाओ। मैं टैक्स में बाकी बच्चों को पढ़ाऊंगा तो आप भी पढ़ लेना, क्योंकि क्लास में इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे डिस्कशन भी ज़्यादा होगा। पर्सनल लेवल पे पढ़ाऊंगा तो थोड़ी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम मुझे अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा सेपरेटली। 9 o'clock तक तो ऑफिस और क्लास ही रहती है, तो उसके बाद 9 to 12 रात में, मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम क्लास में आके बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ लेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, बाकी बच्चों के साथ मतलब आप सबके साथ वो भी बैठ के क्लास में पढ़ रही है टैक्स। नाउ क्वेश्चन इज, उससे जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इज इट अ सप्लाई? एक एक करके बात करो, इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? आंसर इज यस सर, ये सर्विस सप्लाई हो रही है। Without consideration, yes. In the course or furtherance of business, answer is again yes. That is the reason it's considered as a supply in terms of 7(1)(c) entry 2, because दो related party के बीच में supply of service हो रही है in the course or furtherance of business without consideration, then it's considered as a supply. सर अब supply हो गया, इसका मतलब आपको इसके ऊपर भी GST पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। सर कैसे पे करेंगे, आपने तो कोई कंसीडरेशन लिया ही नहीं। इसके लिए अब मुझे क्या लगेगा बेटा, रूल्स लगेंगे। जो गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन रूल्स बनाए ना, हमें वो यूज करना पड़ेगा। और मेनली यहाँ पर क्या होगा कि आप बाकी बच्चों को भी सेम सर्विस दे रहे हो, तो बाकी बच्चों से आप कितना चार्ज करो, हमने कहा एक्स अमाउंट, तो वह एक्स अमाउंट के ऊपर क्या लग जाएगा, GST। समझ में आई बात यहां तक क्या हुआ। अच्छा, अब इसी का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट केस मैं ले लेता हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरी सिस्टर को मैंने घर में ही पढ़ा दिया। उन्होंने बोला भाई पढ़ा दे, मैंने बोला ठीक है।
ठीक है, रात के 9 से 12 मैं उसको डेली घर में लेके अलग से सेपरेटली बैठता हूँ और पढ़ाता हूँ। मुझे नाउ माय क्वेश्चन इज इट अगेन कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, यस और नो? आंसर इज नो। व्हाई नो? व्हाई नो? डिफरेंस देखो क्या है। इज इट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? हाँ सर, सर्विस तो सप्लाई हो रहा है। विदाउट कंसिडरेशन? यस सर। बिटवीन रिलेटेड पार्टी? यस। बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं। पहले केस में जब मैं बाकी सारे बच्चों के साथ बैठाल के उसे पढ़ा रहा था तब वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस था, बट जब मैं सेपरेटली उसे घर में ये सर्विस दे रहा हूं तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रह गया क्या? नहीं। दैट इज द रीजन नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, देयरफॉर नो जीएसटी अराइज। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई होंगी तो इसके और थोड़ा सा और बियॉन्ड जाते हैं। बियॉन्ड जाते हैं तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आ जाइए। देखो क्या बोल रही थी एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 बोल रही थी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन टू रिलेटेड पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यही बोला हुआ था, प्रोवाइडेड दैट। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय प्रोवाइडेड दैट? ये प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है सर? प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगेन यहां पर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यूज करना पड़ेगा। आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में पढ़ा होगा वेन एवर वी आर यूजिंग वर्ड प्रोवाइडेड दैट, तो बेसिकली प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोवाइडेड डेट का प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट क्या है मतलब क्या, कि क्या वो सेंटेंस के पहले यूज किया गया है या सेंटेंस के एंड में यूज किया गया है, स्टार्ट में यूज किया गया या एंड में। यदि प्रोवाइडेड डेट को सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है तो वो हमें कंडीशन बताता है जो आपने मुझे बताया। बट यदि प्रोवाइडेड डेट को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है तो वो हमें एक्सेप्शन बताता है। क्या बताता है? एक्सेप्शन। ध्यान रहेगी ये बात। प्रोवाइडेड डेट अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, नथिंग मोर देन डेट। आपने भी ऑलरेडी आपको पता होगा। तो प्रोवाइडेड डेट यदि सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो इट्स क्या बताएगा? कंडीशन बताएगा। और यदि प्रोवाइडेड डेट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो ये हमें क्या बताएगा? सर ये हमें, यस एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ये हमें क्या बताएगा? ये हमें एक्सेप्शन बताएगा। एक्सेप्शन किसका? ऊपर वाले क्लॉज का। क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट्स, किसके बारे में बात कर रहा है? गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इन द वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई shall not be treated as supply, shall not be treated as supply। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये प्रोविजन पढ़ने के बाद पहला जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये है बेटा कि जो आपने 56(2)(10) में 50,000 रुपीज की लिमिट पढ़ी थी, वी आर नथिंग टू डू विद दैट लिमिट। आप उसको यहां पर कवर मत कर लेना। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वहां पर भी गवर्नमेंट ने 50,000 लिखा और यहां भी 50,000 लिखा, बट वी आर नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर 50,000 लिमिट। इज इट क्लियर? यहां पर जो 50,000 है, ये 50,000 की लिमिट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वहां से मैच कर रही है। तो आईएफएस की बातें बिल्कुल भी यहां पर ना लाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सपोज मैंने अपनी सिस्टर को, रिलेटेड पार्टी, मैं कौन? एजे ज्वेलर्स की शॉप है अपनी, ठीक है। एजे ज्वेलर्स से मैं अपनी सिस्टर को अपने बिजनेस से एक डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहा हूं वर्थ ऑफ रुपीज 42,000, वर्थ ऑफ रुपीज 42,000। इज इट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई? एक एक करके बात करो। पहला पॉइंट क्या? रिलेटेड पार्टी है, हाँ जी, डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ऑफ कोर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस से उठा के तो दिया है। विदाउट कंसिडरेशन, हाँ, क्या 7(1) में मैं उसे सप्लाई मान लूंगा? सर नहीं, सप्लाई नहीं कंसिडर करें। क्यों बेटा? सर रीजन बीइंग दैट कि गिफ्ट जो आपने दिया उसकी वैल्यू जो है 50,000 से कम है। तो यदि आप ऐसा आंसर दे रहे हैं तो एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज ये 50,000 की जो लिमिट है इट इज applicable only in case of employer to employee and not in respect of anybody else। यदि रिलेटेड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, देन ओनली 50,000 क्लॉज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। बाकी सबके लिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा है यहां पर मैंने, देखिए क्या लिखा है, गिफ्ट टू रिलेटिव। यदि एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जाएगा, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो वी नीड टू चेक 50,000 लिमिट।
कि यदि 50,000 या 50,000 से कम का गिफ्ट है तो नॉट टैक्सेबल, और 50,000 से ज्यादा का है तो टैक्सेबल, कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। बट गिफ्ट टू ऑल अदर रिलेटिव को दिया जाएगा तो इसमें 50,000 की लिमिट वर्कआउट नहीं होगी, 50,000 का कोई रिलेवेंस नहीं है, स्ट्रेट अवे गोइंग टू बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? समझ में आया तो चलो ये भी लिख लेते हैं। सर क्या लिखेंगे बताइए बेटा, लिखें यहाँ पर क्या लिखें? एम्प्लॉयर, स्टार मार्क करके लिख दो। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है बेटा? एम्प्लॉय को क्या करेगा? गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, गिफ्ट इज नथिंग बट द एक्सग्रेसिया पेमेंट। एक्सग्रेसिया पेमेंट मतलब क्या हुआ? एक्सग्रेसिया पेमेंट का मतलब होता है दैट इज पेमेंट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या जब एम्प्लॉय को हम इंगेज करते हैं, जब हम उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा लिखते हैं? कैसा लिखते हैं हम? क्या ऐसा लिखते हैं कि ये आपका जब बर्थडे होगा तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, आपकी एनिवर्सरी आएगी तो हम आपको ये गिफ्ट देने वाले हैं, एंड सो ऑन? अरे नहीं करते हम ऐसा। दैट इज द रीजन गिफ्ट इज अ एक्सग्रेसिया पेमेंट। ये किसी एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है क्या? नहीं, दिस इज बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट। और यही रीजन है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। शेड्यूल 3 का पार्ट है क्या? नहीं। शेड्यूल 3 क्या बोलता था? शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 1 बोलती थी, व्हेनेवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड इट इज बियॉन्ड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड गिफ्ट इज एक्स ग्रेसिया पेमेंट। तो वहां पर कवर होता था क्या? नहीं। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा? क्या गिफ्ट को बाय डिफॉल्ट गिफ्ट जो होता है वो विदाउट कंसिडरेशन मिलता है। यस, विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या 7(1)(a) में कवर होता था? नहीं होता था, 7(1)(c) में ही आना पड़ेगा। अच्छा, 7(1)(c) में सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? एंट्री नंबर 2 क्या बोलती है शेड्यूल 1 की? कि ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी। क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रिलेटेड है? आंसर इज यस। अभी तो पढ़ा ना हमने, ये देखो लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो दोनों आपस में रिलेटेड है। अच्छा, साथ में क्या प्रोविजो भी वर्क करेगा? हाँ जी सर। प्रोविजो क्या बोलता था? इफ गिफ्ट इज मोर देन और इक्वल टू, sorry, less than or equal to 50,000 during the financial year, then not considered as a supply, therefore no question of GST arise. But if it is more than 50,000 during the financial year, then it's considered as a supply by virtue of section 7(1)(c) entry number 1. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? ये 50,000 की लिमिट वाले के बारे में बातें कर लें, यहाँ पर लिखवा दूं सेपरेटली। क्या लिखवाऊं? कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा तो 50,000 की लिमिट क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल। मतलब लिखेंगे 50,000 लिमिट एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इसी के नीचे लाइन लिखिए, लाइन डाल के लिखिए, क्या लिखेंगे? हाउएवर इन अदर केसेस ट्रीटेड एज सप्लाई irrespective of the quantum of gift, चाहे वो 50,000 से ज्यादा हो या 50,000 से कम हो, it doesn't make any difference. It doesn't make any difference. Is it clear? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो यहाँ तक हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है एंट्री नंबर 2 का। एंट्री नंबर 2 का पहला पार्ट आपका कवर हो गया है। नाउ वी आर कमिंग इनटू सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between two deemed distinct person in the course or furtherance of business. Between two deemed distinct person, क्या बोला जा रहा है? चलो बातें तो करो जरा। सर बातें बोली जा रही है, अगेन यहाँ पे स्टार मार्क लगाओ और स्टार मार्क करके लिखो कि ये सपोज आपका क्या हो गया? सप्लायर, और ये क्या आपका? रेसिपेंट। सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में क्या हो रहा है? सर सप्लाई हो रही है, और क्या हो रहा है? चलो जी सप्लाई करो फिर। सप्लाई क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज, डेट टू वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? क्या लिखूंगा? विदाउट कंसिडरेशन। वाई विदाउट कंसिडरेशन? क्योंकि यदि विद कंसिडरेशन हो रहा है तब तो ये सारी बात ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? बिकॉज 7(1)(a) में ही वो ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मान चुके होंगे। ट्रांजैक्शन की बातें यहां पर तभी होगी जब, ट्रांजैक्शन की बातें यहां पर तभी होगी जब, बोलो क्या?
बोलो बोलो, एवरीवन 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 बोलो, जब कंसीडरेशन absent होगा, विदाउट कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर है? 7.1 का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही है, सी में सी नहीं है, मतलब कंसीडरेशन नहीं है। अच्छा, दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है, एंड दैट सप्लाई इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कैसे हो रही है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो सर क्या इसको बाय डिफॉल्ट हम सप्लाई मान लेंगे? नहीं नहीं नहीं, वी नीड टू चेक क्या सप्लायर और रिसिपेंट, क्या सप्लायर, मैंने क्या किया, क्या सप्लायर और रिसिपेंट दोनों आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है? क्या है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। If yes, then it's considered as a supply under section 7.1c schedule 1 entry number 2 का पार्ट 2। ठीक है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यदि यहां पर कोई आता है आपके माइंड में, तो क्वेश्चन बस एक ही हो सकता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट डू मीन बाय द डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्लियर है? तो चलिए सेक्शन 25 क्या बोलता है ये देखते हैं। आ जाइए, सेक्शन 25 कहां दिया है? ये दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 25(4) एंड 25(5) दोनों ही प्रोविजन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करता है। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करने के लिए हमने दो प्रोविजन बनाया, वन इज अ 25(4) एंड अनदर वन इज अ 25(5). 25(4) और 25(5) में हमने डिफाइन किया व्हाट एग्जैक्टली अ मीनिंग ऑफ डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। इससे पहले कि मैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ूं, आप मुझे बताओ 25 प्रोविजन नंबर 25 है, मतलब क्या हुआ सर? 16 to 21 इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ था, वेरी गुड, और 22 से लेके 30 तक रजिस्ट्रेशन की बातें दी गई थी। 22 से 30 तक, इसका मतलब 25 भी इन बिटवीन है। इसका मतलब 25 जो प्रोविजन है ये है किसका? रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। किससे रिलेटेड है बेटा? रजिस्ट्रेशन। तो हम इसको डिटेल में कहां पढ़ने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इसको डिटेल में कहां पढ़ेंगे बच्चा? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ जी सर, देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु हैज obtained or is required to obtain more than one registration, more than one registration, more than one registration, पर्सन एक, रजिस्ट्रेशन अनेक, बहुत नाइंसाफी। क्या क्या? अ पर्सन हु हैज obtained or required to be obtained more than one registration whether in one state or union territory or more than one state or union territory shall in respect of each such registration shall be treated as distinct person। आपस में हम उन दोनों को क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि इसको शॉर्टकट में बोला जाए तो वन पर्सन कैरिंग मोर देन वन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ईच रजिस्ट्रेशन होल्डर कंसीडर्ड एज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो क्या बोलता है, फिर हम इसको समझेंगे। वे आर पर्सन हु हैज obtained registration in a state, registration in a state or in respect of or union territory in respect of an establishment, has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as deemed distinct person for the purpose of this act। ओके, कंक्लूजन करो इसका भी। क्या बोल रहा है? पर्सन कैरिंग रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी बट हैविंग अ एस्टैब्लिशमेंट इन अदर स्टेट ऑल्सो, सच एस्टैब्लिशमेंट आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर क्या लिखा है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। आ जाइए, देखिए प्लीज, एवरीवन नीड टू चेक। देखो, इससे पहले कि हम ये बातें पढ़ें, वी नीड टू रिमेंबर सम और अदर थिंग। सर क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमको? आपको याद है
कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीएसटी। सर जीएसटी का पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जीएसटी। वेरी गुड। अच्छा रजिस्ट्रेशन कैसे, थोड़ी पुरानी बातें कर लो, फिर हम इसके बाद में नई बातें भी कर लेंगे। सर any person who want to take a registration either voluntary or compulsorily need to file an application to the GSTN। very good बेटा। फाइल application मतलब क्या? GST REG 01 ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। सब्सिक्वेंटली आपका क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर GST REG एनीबडी 06। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इसमें आपका क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं नोन एज GSTIN। और ये GSTIN कितने कैरेक्टर का होता है? सर ये GSTIN 15 कैरेक्टर का होता है। अच्छा 15 कैरेक्टर कैसे होते हैं वो आप मुझे बता पाएंगे? हाँ जी सर, 15 कैरेक्टर का कंपोजिशन हम आपको बता सकते हैं। 15 कैरेक्टर के लिए पहले जो 2 कैरेक्टर होते हैं वो होता है स्टेट कोड, बराबर है ना? गलत तो नहीं बोल रहा? स्टेट कोड मतलब यदि महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है तो हम क्या बोलेंगे? 27। MP का है तो 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो 10 कैरेक्टर होते हैं सर वो हर किसी का पेन होता है। अच्छा पेन क्या हर एक पर्सन का यूनिक होता है? यस, मेरा पेन यूनिक है, आपका पेन यूनिक है, हर किसी का पेन जो होता है वो यूनिक नंबर होता है। तो पेन के कैरेक्टर कितने हैं? 10, अल्फा न्यूमेरिक नंबर 10। और उसके बाद 3 कैरेक्टर होते हैं सर, उसमें से पहला कैरेक्टर होता है इंटिटी कोड, उसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? इंटिटी कोड। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है? जेड। क्या आ जाता है? जेड। एंड लास्ट कैरेक्टर होता है चेक डिजिट। लास्ट कैरेक्टर क्या कहलाता है? चेक डिजिट। इज इट क्लियर? हाँ जी। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन नंबर का दैट इज जीएसटीआईएन का कंपोजिशन देख के एक बात मुझे बताओ कि जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो रजिस्ट्रेशन होना है वो स्टेट वाइज होगा या सेंट्रलाइज होगा? सोच के फास्ट एवरीवन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर रजिस्ट्रेशन वन टैक्स वन नेशन है तो सेंट्रलाइज नहीं 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 नहीं। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? स्टेट वाइज होगा। वाई स्टेट वाइज? एनीबडी? वाई स्टेट वाइज? सर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इसलिए होगा क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन के पहले 2 कैरेक्टर ही क्या है? स्टेट कोड। तो यदि मैं महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरा स्टेट कोड कहां से, रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 27 से। ठीक है। यदि मैं छत्तीसगढ़ से ऑपरेट कर रहा हूं तो और कुछ होगा, MP से ऑपरेट कर रहा हूं तो और कुछ होगा एंड सो ऑन। मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। एक बात समझ में आ गई? कंक्लूजन समझ में आया? ओके चलो अब मैं आपसे इसी बेसिस पर कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल Mr. AJ operating in Maharashtra as well as in और कौन सा स्टेट ले लें? बोलो आप जो बोलोगे वो। MP ले लूं? ओके MP। एक हम महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहे हैं और साथ में MP में भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या दोनों जगह मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ जी सर, यहाँ भी आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब GSTIN आपका यहाँ भी आएगा और साथ में यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपका GSTIN आएगा। अच्छा दोनों के GSTIN में कंपोजिशन आप बताओ। हाँ जी सर कंपोजिशन बता देते हैं। 27 होगा और उसके बाद 1 2 3 बीच में क्या रहेगा आपका? सर बीच में हमारा 10 कैरेक्टर का पेन रहेगा। वेरी गुड, ये हमारा कंपोजिशन रहेगा पेन का। हाँ जी सर। क्या यहाँ पर भी GSTIN का कंपोजिशन बता पाएंगे? हाँ जी सर बिल्कुल बता देंगे। सर यहाँ पे भी पहले कैरेक्टर तो हमारा क्या होगा? बोलो बोलो। स्टेट कोड, सपोज स्टेट कोड हमारा कितना है? 23। हाँ जी स्टेट कोड हमारा कितना है? सपोज स्टेट कोड हमारा 23, तो 23 और लास्ट के 3 कैरेक्टर डिपेंड करेंगे। बट आपने यदि सारी चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान से देखा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर में कॉमन क्या रहेगा? सर ये जो पेन नंबर है ना वो दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि दोनों एंटिटी जो है वो किसकी है? मिस्टर एजे। दोनों जो बिजनेस एंटिटी हम रन कर रहे हैं वो कौन रन कर रहा है? मिस्टर एजे। और मिस्टर एजे का जो पेन होता है वो यूनिक है। कंपनी होती तो कंपनी का भी पेन यूनिक होता, पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनरशिप फर्म का भी पेन क्या होता? यूनिक होता। बट रजिस्ट्रेशन नंबर में डिफरेंस क्या आता? एक तो स्टेट कोड में आता और एक लास्ट के 3 कैरेक्टर में। ठीक है, बाकी पेन तो दोनों जगह सेम ही रहेगा।
आप समझ में आया, समझ में आया। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है, सेक्शन 25 ये बोलता है कि यदि आपने मल्टीपल स्टेट में या मल्टीपल यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ईच एंड एवरी रजिस्ट्रेशन को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये भी एजे शॉप है और ये भी क्या है, एजे शॉप। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये महाराष्ट्र में रन हो रही है और ये एमपी में रन हो रही है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवाना था, इसलिए दोनों का रजिस्ट्रेशन हमें अलग अलग करवाना पड़ा। ठीक है, अब सपोज मैं इस पर्टिकुलर शॉप से, एजे शॉप से महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र में स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है एज कंपेयर टू एमपी, स्टॉक था बट वो सोल्ड आउट हो चुका है, स्टॉक आउट की पोजीशन चल रही है, तो हमने महाराष्ट्र को गाइडलाइन दिया कि महाराष्ट्र स्टॉक ट्रांसफर करो मिस्टर एजे को। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल स्टॉक ट्रांसफर कर देते हैं। स्टॉक ट्रांसफर हमने कर दिया। अब मुझे बताइए वेदर दैट स्टॉक ट्रांसफर इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इज स्टॉक ट्रांसफर कंसीडर्ड एज अ सप्लाई? कहने का मतलब समझ में आया क्या चल रहा है? सर हमें यह देखना पड़ेगा कि स्टॉक ट्रांसफर 71A में कवर होता है क्या? तो बेटा ये 71A में तो कैसे भी कवर नहीं होने वाला, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर जनरली विदाउट कंसीडरेशन होगा। अर्लियर डेज में क्या होता था, यहां पे पता है, अर्लियर डेज में स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेल। अरे सेल कहां है? सेल होने के लिए कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए ना। यहां पे तो मैं हूं और सिर्फ मैं ही हूं, दोनों शॉप तो मेरी है ना, दोनों एंटिटी जो वो तो एजे के ही है। इसका मतलब 2 पार्टी है इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। और वन कैन नॉट एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल विथ ऑन सेल्फ। मैं खुद से खुद को गुड्स नहीं बेच सकता। देयर शुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्सन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। तो अर्लियर डेज में स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेल, और सेल नहीं था इसलिए सेल टैक्स लगता था क्या? नहीं लगता था। वहां पे कुछ और बातें होती थी, फॉर्म नंबर वगैरह ये सब चलता था। दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्म ऐप अर्लियर सिस्टम में। और यहाँ पे इतना मैनिपुलेशन होता था ना, वो अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं तो मैं आपको बताता कि लोग कितना गवर्नमेंट को चूना लगाते थे, करोड़ ऑफ रुपीस का। और गवर्नमेंट को भी ये बात पता थी, बट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि प्रोविजन ही उतने कॉम्प्लिकेटेड बने रखे थे। दैट इज द रीजन फॉर द पर्पस ऑफ बेटर कंप्लायंस हमने कहा कि डू वन थिंग, आपस में भले ही आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, बट यदि आप दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है तो दोनों को टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लो। एज फार एज सेक्शन 25 इज कंसर्न, सेक्शन 25 में इन दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया गया। क्या मान लिया गया? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25। अब एक एक करके बात करो। क्या 71C में इसे हम सप्लाई मान सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे? क्या बोला गया? सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ जी, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है क्या? हाँ जी है। बिटवीन 2 डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, हाँ जी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स ये बिजनेस में ही तो हो रहा है। विदाउट कंसिडरेशन, इसका मतलब इसे भी हम क्या मान लेंगे? सप्लाई। और सप्लाई मान लिया तो जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या? यस। सर मतलब मैंने गुड्स बेचा नहीं फिर भी जीएसटी? यस, इट्स जस्ट अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। जो जीएसटी आप यहां पर चार्ज करेंगे उसका क्रेडिट मिस्टर एमपी को, मिस्टर एजे जो कि एमपी में रजिस्टर्ड है उन्हें मिल जाएगा, और सब्सिक्वेंटली जब भी वो सेल करेंगे वो क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेंगे। तो मतलब इट्स अ जीरो सम गेम इन जनरल, बट फॉर द पर्पस ऑफ बेटर कंप्लायंस जो पहले लूपहोल थे उसको प्लग कर दिया, और डेट टू फॉर्म वॉर्म इन सब के झंझट को हमने छोड़ दिया। तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का पहला पार्ट समझ में आया कि यदि आप मल्टीपल स्टेट में वर्किंग कर रहे हो तो मल्टीपल स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, और जहां जहां आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है विद द सेम पेन हुआ होगा, एक ही पेन होगा सब में, बट डिफरेंस क्या होगा? पहला क्या स्टेट कोड चेंज हो गया होगा, लास्ट के 3 कैरेक्टर चेंज हो गए होंगे। तो आपस में हम आपको क्या कंसीडर करेंगे? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। और इससे इस ट्रांजैक्शन को भी हम क्या कंसीडर कर लेंगे? सप्लाई। और सप्लाई अंडर सेक्शन 71C, और 71C बोलो क्या? शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 सप्लाई मानकर इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। ये पहला क्लॉज था। अब दूसरा क्लॉज मैं डिस्कस करता हूं। दूसरा क्लॉज क्या था? सपोज ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र। 2 एग्जाम्पल मैं आपको एट अ टाइम दे देता हूं सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। एक तो हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं वीपीए का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? वीपीए। और दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर
पनीनो पनीनो, यू नो पनीनो, पनीनो, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के दोनों सेम स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में हमने अपना ऑपरेशन अभी तक कंडक्ट ही नहीं किया, ठीक है। वीपीए की यदि मैं बात करूं तो वीपीए का मेन ऑफिस जो है नागपुर के धर्मपेट, धर्मपेट में एक ऑफिस है, मेन ऑफिस जिसको हम जनरली बोलते हैं। उसके बाद वर्धमान नगर में भी ब्रांच है वीपीए की, और लक्ष्मी नगर में भी ब्रांच है वीपीए की, ठीक है। पनीनो की मैं बात करूं तो पनीनो रामदास पेट में है, एक लोकेशन ये हो गई रामदास पेट। दूसरा अभ्यंकर नगर में भी है, तीसरा हिंगना में भी है, हिंगना, ठीक है, और भी है बट हम तीन ही एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, वीपीए वालों के ऑपरेशन का मोड क्या है और पनीनो का ऑपरेशन का मोड क्या है, वो मैं आपको दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन समझाता हूं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। देखो, वीपीए वाले क्या करते हैं, वीपीए वालों ने धर्मपेट को प्रिंसिपल ऑफिस बनाया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी जो दो ऑफिस है, दैट इज वर्धमान नगर और लक्ष्मी नगर, इन दोनों को वी आर जस्ट शोइंग एज अ एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल बिजनेस। मतलब इसका हमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली हुआ किसका है सर, रजिस्ट्रेशन हुआ है धर्मपेट वाले ऑफिस का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, 27, उसके बाद पेन, किसका पेन, वीपीए का पेन होगा, और उसके बाद 3 कैरेक्टर होंगे। हमने पहले भी वीपीए का जीएसटीएन देखा हुआ है, क्लियर है। क्या क्या होगा, पेन 27, 27 वाई 27, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है, वो महाराष्ट्र में है, और साथ में पेन होगा, पेन किसका होगा सर, वीपीए का पेन होगा, और लास्ट के 3 कैरेक्टर, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या, ये जो हमारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये भी इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में 1 बाय 1 डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस वर्धमान नगर है। कौन सा है बेटा, वर्धमान नगर, तो यहाँ पे वर्धमान नगर, और कौन सा है, लक्ष्मी नगर। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, दैट इज द रीजन, ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज इनफ। यही रीजन है कि जब भी आप फीस आपको पे करनी पड़ती है, रिसिप्ट वगैरह, जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे धर्मपेट से हो रहा है, बाकी दोनों ऑफिस में कोई भी ऑपरेशन है क्या, नहीं। इट्स जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल प्लेस ऑफ, सॉरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, समझ में आया। तो ओनली 1 रजिस्ट्रेशन इज इनफ टू कवर ऑल द ब्रांचेस, क्लियर है यहां तक। हाउएवर एट द सेम टाइम पनीनो का ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और उन्होंने हर एक ब्रांच का अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया है। 1 रजिस्ट्रेशन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 एंड रजिस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। 3 ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस के सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया। सर क्या हम ऐसा करवा सकते हैं, यस यू कैन। गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन देके रखा है, आप चाहे तो सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाए, चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन में अपने जितने भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द सेम स्टेट है उसे कंपेयर करो। ध्यान रखना, ये बात मैं कब कर रहा हूं, जब मेरी सारी ब्रांचेस विद इन द स्टेट है। यदि एक भी ब्रांच मेरी आउटसाइड द स्टेट है, तब तो कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग दैट, क्योंकि हमारे जीएसटीएन के कंपोजिशन के पहले 2 कैरेक्टर स्टेट कोड होते हैं, तो स्टेट वाइज मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, क्लियर है। अब यदि समझ में आ गया तो आ जाओ वापस से यहाँ पर। 3 रजिस्ट्रेशन मुझे, मैं सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हर एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो बिजनेस वर्टिकल है, और बिजनेस वर्टिकल है, सबके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है, और क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है इसलिए वी आर गोइंग फॉर सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब मुझे बताइए तीनों के रजिस्ट्रेशन में कॉमन क्या होगा सर, तीनों के तीनों रजिस्ट्रेशन 27 से स्टार्ट होंगे। तीनों के रजिस्ट्रेशन में पेन भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज पनीनो पनीनो पनीनो, पनीनो का पेन तो एक ही है ना। हाउएवर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लास्ट के 3 कैरेक्टर, जो 3 कैरेक्टर होंगे वो तीनों के अलग अलग होंगे। और गवर्नमेंट क्या बोलती है, यदि आपने विद इन द सेम स्टेट, if you are going for multiple registration for within the same state, क्या, if you are going for multiple registration या separate registration for the multiple branches locating in a within the same state, तो हर एक ब्रांच को हम आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। मतलब इसके हम आपस में ये सारी की सारी ब्रांचेस को हम आपस में कैसा कंसीडर करेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन,
बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन दोनों के बीच में कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है तो इससे हम सप्लाई कंसीडर कर लेंगे अंडर सेक्शन 71C। बट ये बात यहां पर होगी क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं है। यहां पर हमने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है क्या? नहीं। आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट ने ऑप्शन देके रखा है विद इन द सेम स्टेट, यदि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो यू कैन ईदर गो फॉर वन रजिस्ट्रेशन और यू कैन गो फॉर, बोलो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इफ यू आर गोइंग फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो याद रखना कि हर एक ब्रांचेस को हम आपस में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। इसका मतलब यदि रामदास पेट से हिंगना में कोई गुड्स सप्लाई होता है सब्सिक्वेंटली तो इसे हम क्या मान लेंगे? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, और आपस में सप्लाई मानकर जीएसटी चार्ज कर देंगे। समझ में आया? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? अब यदि यहां तक क्लियर हो गया, क्लियरिटी आ गई होंगी, तो अब मुझे बताइए कि इसको मैं कंक्लूड करने के लिए क्या लिखूं? एक कंक्लूड करने के लिए, सेक्शन 25 को कंक्लूड करने के लिए यहां पर मैं आपको लिखवाता हूं। लिखो, क्या लिखेंगे? when one person holds क्या? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। when one person hold multiple registration, point to be noted, one person and multiple registration, one person मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा एक है बट शरीर अलग अलग है। पेन, हर एक रजिस्ट्रेशन में पेन जो है वो सबका कॉमन रहेगा। बात समझ में आई क्या? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद द सेम पेन, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑल सच डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, क्या कंसीडर करूंगा? ऑल सच डिफरेंट रजिस्ट्रेशन होल्डर consider as deemed distinct person। इससे सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको नहीं लिखवा सकता था कि यदि एक ही पर्सन के मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हर एक रजिस्ट्रेशन को हम आपस में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? यदि यहां पर मैं आपसे वापस से बात करूं तो बेटा यहां पर क्या हुआ? वीपीए वाले केसेस में क्या हो रहा है? बोलो, क्या हो रहा है? सिंगल रजिस्ट्रेशन इज इनफ। हमने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? नहीं। तो यहां पर और कोई एडिशनल बात करने की जरूरत नहीं है। बट यदि आप मल्टीपल, पनीनो के केस में क्या हो रहा है? वी आर गोइंग फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, तो हर एक रजिस्ट्रेशन को सेपरेटली हम क्या समझेंगे? बोलो, सेपरेटली डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, और उनके बीच में यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे भी हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पे 3 पर्सन है और तीनों की अपनी अलग अलग आत्मा है। 3 पर्सन और तीनों की अपनी अलग अलग आत्मा है। बट यहाँ पर शरीर 3 है बट आत्मा एक ही है, भटकती हुई आत्मा है, यहां से वहां, वहां से यहाँ से वहां, यहाँ से। समझा? एक आत्मा 3 शरीर, और यहाँ पे 3 शरीर है और 3 ही आत्माएं हैं। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम ये कंप्लीट करते हैं। अब शेड्यूल 1 में ज्यादा कुछ नहीं बचा, फिर हम शेड्यूल 2 में आएंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। ध्यान क्या रखना है? विद इन द सेम स्टेट है या डिफरेंट स्टेट है तो स्ट्रेट अवे वो तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाले हैं? बोलो, सेपरेटली डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होने वाले हैं, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट विद इन द सेम स्टेट है तो वी नीड टू चेक क्या उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सप्लायर ऑफ गुड्स मिस्टर ए। सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? मिस्टर ए। स्टेट ए में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है एज वेल एज स्टेट बी में। 2 स्टेट में डिफरेंट, इसका मतलब 110% सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो चुका है। और सेपरेट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इसका मतलब दोनों को डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। तो दोनों में यदि कोई गुड सप्लाई होता है, स्टेट ए से स्टेट बी में कोई गुड सप्लाई होगा बिटवीन मिस्टर ए टू मिस्टर ए, इन बिटवीन मिस्टर ए टू मिस्टर ए, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 2 शेड्यूल 1। ठीक है, अब आते हैं मिस्टर बी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मिस्टर बी ने स्टेट ए, बी में इनका कोई भी स्टैब्लिशमेंट है क्या? नहीं। स्टेट ए में इनके 2 ब्रांचेस है, एक है प्लेस ऑफ बिजनेस एक्स और दूसरा है प्लेस ऑफ बिजनेस वाई।
एक्स और वाई मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मिस्टर बी वेदर गोइंग फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, क्या सेपरेट या डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, और मिस्टर बी गोइंग फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था। यहाँ पे देखो मैंने वर्ड क्या यूज किया, मैंडेटरी। वाई सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वाई मैंडेटरी बिकॉज स्टेट अलग अलग है, एक ए में और दूसरा कहाँ पर है, बी में। इज इट क्लियर? बट यहाँ पर ऐसा है क्या, नहीं है, यहाँ पे सिंगल स्टेट है, मतलब मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब बताओ, यदि मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए जाऊंगा तो आपस में दोनों को क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, देयरफॉर इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एंट्री नंबर 2। बट यदि सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो कोई भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे क्या, नहीं, देयरफॉर नॉट अ सप्लाई। कहानी खत्म। समझ में आया? इजी था ना? चलो, अब इसी के साथ हमारा एंट्री नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। एंड नाउ वी आर कमिंग इनटू एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 बहुत ही आसान है। सिंपली क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को बिल्कुल भी कवर करता है क्या, नहीं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, by principal to his agent and by agent to his principal, where the agent undertake to supply of the goods on behalf of the principal or where the agent undertake to receive such goods। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि प्रिंसिपल यदि एजेंट को गुड्स सप्लाई करता है या एजेंट यदि प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई करता है, इन बोथ द केसेस इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर सेलिंग एजेंट एज वेल एज बाइंग एजेंट दोनों को कवर कर रहे हैं। क्या बोला, प्रिंसिपल टू एजेंट एंड एजेंट टू प्रिंसिपल। इट जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमने एक फैक्ट्री सेटअप की। हमने क्या सेटअप किया बेटा, फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री किस बात की सेटअप की हमने, सपोज सोयाबीन ऑयल, यस चलेगा, सोयाबीन ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की हमने फैक्ट्री सेटअप की। अब दो बातें होने वाली है। जो हम सोयाबीन ऑयल बना रहे हैं, सोयाबीन ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी रिक्वायर्ड सोया सीड्स। सोया सीड्स लगेंगे ना, तब तो हम ऑयल निकाल पाएंगे। और सोया सीड्स कहाँ से मिलेंगे, मुझे फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, मुझे इंटीरियर में जाना पड़ेगा और उनसे परचेस करना पड़ेगा। जब तक कि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, अब सोयाबीन ऑयल कैसे निकाल पाऊंगे। तो सोया सीड तो लगेगा ना। तो मैंने क्या किया, अब मैं तो नागपुर में सिचुएटेड हूँ। मेरी फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है, सिंपल, मेरी फैक्ट्री जो है वो नागपुर में सिचुएटेड है। ये नागपुर में हमने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी है, किसकी, सोयाबीन ऑयल की। अब रॉ मटेरियल लाने के लिए मुझे फार्मर्स के पास जाना पड़ेगा, इंटीरियर में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स ऑफ एजेंट को अपॉइंट किया। और अब एजेंट क्या करेगा, मेरे बिहाफ में सोया सीड परचेस करेगा और मुझे सब्सिक्वेंटली सप्लाई करेगा। मतलब यहां क्या हो रहा है, एजेंट टू प्रिंसिपल। क्या हो रहा है, एजेंट टू प्रिंसिपल। एजेंट मेरे बिहाफ में गुड्स सप्लाई कर रहा है एंड सब्सिक्वेंटली मुझे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? दूसरा, अब सपोज सोया सीड हमने प्रोक्योर कर लिया। आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सोया सीड वी आर गोना टू परफॉर्म प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद सोया सीड से क्या बन जाएगा, सोया ऑयल। अरे सोयाबीन ऑयल बनेगा ना। अब वो सोयाबीन ऑयल की हमने मस्त वाली पैकिंग कर ली। अब पैकिंग करके उसे हमें बेचना है। कहाँ बेचना है, ऑल ओवर द इंडिया। अब ऑल ओवर द इंडिया बेचने के लिए मैंने अगेन एजेंट अपॉइंट किए। अब यहां पर जो एजेंट है, यहां पर क्या करेगा एजेंट, मेरे गुड्स को मेरे बिहाफ में सेल करेगा। मतलब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल गुड्स सप्लाई करेगा एजेंट को और सब्सिक्वेंटली एजेंट सप्लाई करेगा आगे। क्लियर है, बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या हुआ, पहले वाले केस में एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को और दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है एजेंट को। मतलब यहां पर हमने बाइंग एज वेल एज सेलिंग एजेंट दोनों को कवर कर रखा है। तो यदि प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, इन बोथ द केसेस इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई इवन दो इट्स विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया? एकदम आसान था। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, बोलो बेटा बोलो। अच्छा, इसे मैं वहां पे ना लिखूं तो भी चलेगा। यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, सभी कुछ बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। यदि आप बोलोगे तो मैं सेपरेटली आपको लिख के हैंड रिटन वाली फाइल में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट को इन्होंने डिफाइन भी किया। एक बात समझ में आ गई ना, क्या बात समझ में आई, कि सर इन्होंने सेलिंग एज वेल एज
सेलिंग एज वेल एज, बोलो बोलो बोलो, बाइंग एजेंट दोनों को कवर किया है। तो यदि सेलिंग एज वेल एज बाइंग एजेंट के बीच में, सेलिंग एजेंट दैट इज प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, या एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, दोनों में यदि गुड्स की सप्लाई होती है, इवन दो इट्स विदाउट कंसिडरेशन बट ऑल्सो इट्स कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट की जो डेफिनेशन दी हुई है, सो कॉल्ड डेफिनेशन, वो देख लेते हैं। मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया, एजेंट मतलब गवर्नमेंट वांट टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एजेंट, कि कहीं से भी कोई दैट इज स्पेस ना रह जाए बाहर निकलने का, लूपहोल ना रह जाए। तो उन्होंने क्या किया, एजेंट को आप जितने नामों से बुलाते हो ना, एजेंट, कमीशन एजेंट, उसके बाद अड़तिया, अड़तिया समझते हो? अड़तिया जो जैसे ये जो आपके ग्रेन मर्चेंट होते हैं ना, ग्रेन मर्चेंट के जो एजेंट होते हैं उनको अड़तिया जनरली बोलते हैं। तो अड़तिया वर्ड भी उन्होंने लिखा है, आई थिंक लिखा हूँ, ये देखो मैं हाईलाइट करके देता हूँ, अड़तिया, सॉरी सॉरी सॉरी, अड़तिया मिला। तो जितने मतलब जितने नाम से बुलाया जा सकता है एजेंट को, वो सारे नाम यहाँ पे लिख दिए ताकि 110% वो कवर हो जाए, बाहर ना हो जाए। ठीक है, अब चलो देखते हैं प्रिंसिपल मीन्स व्हाट। सब प्रिंसिपल का मतलब बताया गया। प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ, पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ और सप्लाई और रिसिप्ट, सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। दिस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बिहाफ में एजेंट गुड्स या सर्विस की या तो प्रोक्योरमेंट करता है या फिर उसको सप्लाई करता है। मतलब बाइंग एज वेल एज सेलिंग एजेंट दोनों को गवर्नमेंट ने कवर किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। अब एजेंट मतलब क्या? तो एजेंट वर्ड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5। क्या बोला? एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कमीशन एजेंट, अड़तिया, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट, डेलक्रेट, सब भी कुछ यूज कर लिया। हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर। जो ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर मतलब क्या? ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एजेंट। तो सिंपली यहाँ पर हमारा मतलब क्या रहा? बोलो क्या? एंट्री नंबर यदि मैं 3 की बात करूं, लास्ट एंट्री नंबर 3 की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 किस बारे में बात कर रहा है? ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोला? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट और फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल considered as a supply। and very important, इसका मतलब क्या हुआ? that is we are covering buying agent as well as सेलिंग एजेंट। दोनों एजेंट को हमने कवर कर रखा है। हाँ जी, दोनों एजेंट को हमने कवर कर रखा है। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, क्या फैक्ट्री जो हमारी है वो कहाँ पर है? सर फैक्ट्री हमारी नागपुर में सिचुएटेड है। और ये फैक्ट्री में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ये जो फैक्ट्री है, ये सपोज ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल रॉ मटेरियल सोया सीड ला रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस परफॉर्म करके क्या बना रहा है बेटा? सोयाबीन ऑयल। और इस सोयाबीन ऑयल को हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे प्रोक्योरमेंट है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने क्या कर रखे रखा हुआ है? प्रोक्योरमेंट के लिए भी मैंने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है, और सप्लाई के लिए भी मैंने किसको अपॉइंट करके रखा है? एजेंट। ठीक है, एजेंट हमारे बिहाफ में क्या करेगा? सप्लाई करेगा टू द कस्टमर, और एजेंट हमारे बिहाफ में क्या करेगा? प्रोक्योर करेगा फ्रॉम द फार्मर्स। और अदर क्या करेगा? परचेस करेगा, परचेस करके सप्लाई करेगा। तो ये जो पहला ट्रांजैक्शन है, हमने क्या कहा है कि ये जो पहला ट्रांजैक्शन है प्रोक्योरमेंट का, ये भी एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कवर किया जाएगा। और ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, ये भी एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 1 में कंसीडर कर लिया जाएगा एज अ सप्लाई।
क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एजेंट टू प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टू एजेंट। क्लियर है? एजेंट टू प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल टू एजेंट। क्लियर है? अच्छा सर वो एंट्री नंबर 4 भी तो दी है, वो आप नहीं पढ़ा रहे क्या? नहीं बेटा, वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए क्या हमने उससे पढ़ा है। एंट्री नंबर 4, हाँ जी एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 देख लीजिए और उसके बाद वी विल कम टू द न्यू पार्ट। पढ़ लिया? अब यदि आपने एंट्री नंबर 2 पढ़ लिया है तो कैन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब सप्लाई का लास्ट पार्ट आ रहा है, और जो लास्ट पार्ट है हमारा दैट इज अ 7(1)(a। अब जो लास्ट पार्ट आ रहा है बेटा, वो लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट इज नथिंग बट द 7(1)(a। अब ये 7(1)(a क्या है, चलिए देखते हैं। 7(1)(a बेसिकली देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें ये डिस्प्यूट हुआ करता था कि इज इट अ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विस। तो अर्लियर डेज में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस थे, सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जिसमें ये डिस्प्यूट होता था, और बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट अननेसेसरी लिटिगेशन सालों साल चले आ रहे हैं। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, बिकॉज क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन को हम गुड्स भी कंसीडर कर रहे हैं, सर्विस भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके चलते उस ट्रांजैक्शन के ऊपर मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है, दैट इज डबल टैक्सेशन हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जीएसटी में हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहते थे। तो वो सारे ट्रांजैक्शन जिसको गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों समझा जाता था, या वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड लिटिगेशन चले आ रहे थे, गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे लिटिगेशन को सेट असाइड करने के लिए कुछ मेजर्स लिए, और 7(1)(a इज आउट ऑफ दैम। जितने भी उन्होंने मेजर्स यूज किए, वो कितने मेजर्स यूज किए? उन्होंने सबसे पहले 7(1)(a यूज किया, क्या सेक्शन 7(1)(a रेड विथ शेड्यूल 2 यूज किया, और क्या यूज किया? सेक्शन 7(3) में फ्यूचर में अपने पास राइट रख रखा है, और साथ में सेक्शन 8 थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी हम बात करेंगे, यदि आज पॉसिबल हुआ तो आज, अदरवाइज कल। तो ठीक है, तो ये 3 तरीकों से हमने जो लिटिगेशंस होते थे अर्लियर सिस्टम में, उन सबको अवॉइड करने के लिए एक स्टेप लिया। इट इज अ स्टेप ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स द एलिमिनेटिंग ऑल द लिटिगेशंस जो कि हुआ करते थे। बोलो किस लिए हुआ करते थे? क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन को गुड्स और सर्विस कंसीडर कर लिया जाता था। डबल टैक्सेशन जो होता था उससे एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले रखा है। ठीक है, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, 7(1)(a हमें ये नहीं बताता कि इज इट अ सप्लाई और नॉट। ठीक है, वेदर पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई और नॉट, ये 7(1)(a नहीं बताता। 7(1)(a सिर्फ इतना बताता है कि यदि वो सप्लाई है तो वो सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विस की है। ठीक है, एट द सेम टाइम इट्स इक्वली अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, हमने ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेटली बातें नहीं की है। हमारे एक ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बोलते कि इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। सिर्फ लिमिटेड ट्रांजैक्शन जिससे रिलेटेड अर्लियर रिजाइम में डिस्प्यूट था, लिटिगेशंस थे, सिर्फ उन्हें ही हमने यहां पर कवर किया है। बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए यू नीड टू यूज योर प्रोफेशनल जजमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज आपने कार परचेज की, इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? बट ऑब्वियस सर गुड्स। अच्छा कैसे समझ में आ गया आपको? सर थोड़ा कॉमन सेंस हम में भी है, बच्चा है अभी। आई नो दैट नाउ डेज कॉमन सेंस इज वेरी रेयर, बट ऑल्सो हमारे पास है सर, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अच्छा मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? सर सप्लाई ऑफ सर्विस है सर, सिंपल है एकदम। ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट। तो आप कैसे आंसर दे पा रहे हो? यू आर यूजिंग योर प्रोफेशनल जजमेंट, कॉमन सेंस। बट कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हमारा कॉमन सेंस यूज नहीं कर पाएंगे, हम स्टक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सर्विस? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फूड की सप्लाई भी हो रही है। अरे फूड की सप्लाई कर रहे हैं ना बंदा। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपने क्या परचेस किया? सर हमने परचेस किया है डोसा, और डोसा के साथ चिप्स के पैकेट,
साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक भी परचेस की और साथ में मिनरल वाटर भी परचेस की। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? कंफ्यूजन है भारी, सर सर्विस बोले कि गुड्स बोले। सर एक काम करते हैं ना, वो जो चिप्स आया है उसको गुड्स बोल देते हैं, जो मिनरल वाटर हमने परचेस की उसे भी गुड्स मान लेते हैं, और वो जो डोसा आया, डोसा 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 को हम सर्विस बोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। सर फिर क्या होगा, करेंगे बात। ये जो कंफ्यूजन है ना माइंड में, उसी को तो सॉर्ट आउट करने के लिए हमने 7(1)(a), 7(3) और सेक्शन 8 बना रखा है। तो हम बात करेंगे वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन बातें करना स्टार्ट करें। तो 7(1)(a) में क्या बोलता है, चलो बताओ तो जरा। बेसिकली 7(1)(a) हेडिंग डाल दीजिए। चलो क्या हेडिंग डालेंगे, सेक्शन 7(1)(a). रेड विथ क्या लिखूं बेटा, रेड विथ शेड्यूल 3। क्लियर है यहां तक, रेड विथ शेड्यूल 3। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे क्या बोला गया कि पर्टिकुलर एक्टिविटी यदि वो सप्लाई है, क्या यदि वो, वी कैन से लाइक दिस कि यदि वो सेक्शन 7(1) को क्वालिफाई करती है, इधर 7(1)(a) और 7(1)(b) और 7(1)(c), यदि वो इन तीनों में से किसी भी प्रोविजन को क्वालिफाई करती है तो फिर हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम कहाँ पर आएंगे, 7(1)(a) में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा, 7(1)(a) में, इन ऑर्डर टू चेक इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो सप्लाई ही नहीं है, यदि वो सप्लाई ही नहीं है, देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ 7(1)(a) और सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये क्वेश्चन कब आएगा, जब वो सप्लाई के लिए क्वालिफाई हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ 7(1). यदि वो सप्लाई ही नहीं है तो यू नीड नॉट टू टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। इतना समझाने के बाद भी जब मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा ना, वी आर लाइक सर सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि सप्लाई है या नहीं है। सर ऐसा होता है कि आपने अब हमें बता दिया ना, हमसे गलती नहीं होगी, कोई बात नहीं, डेमो आपको मिलेगा, डेमो आपको जरूर मिलेगा। तो 7(1)(a) में क्या बोला गया, 7(1)(a) बोलता है सप्लाई एक्टिविटीज ट्रीटेड एज, बोलो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बोलता है। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ गई। अब यदि बात समझ में आ गई तो एक एक करके जो एक्टिविटीज यहाँ पे शेड्यूल 1 में दी गई है, सॉरी शेड्यूल 3 मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, शेड्यूल 2 है। कौन सा शेड्यूल है बेटा, शेड्यूल 2 लिख दीजिए, शेड्यूल 2। हाँ जी, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना पड़ेगा। तो शेड्यूल 2 पढ़ना है, स्टार्ट करें। हाँ जी सर, शेड्यूल 2 की अब आ रही है सबसे पहले एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 क्या है सर, बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए एंट्री नंबर 1, एवरीवन नीड टू चेक। एंट्री नंबर 1 बहुत ही आसान है, जल्दी से समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, ट्रांसफर डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स, शेड्यूल 2 एक्टिविटीज डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और डीम टू बी सप्लाई ऑफ सर्विस। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एसओजी और एसओएस। एसओएस मतलब सेफ्टी वाला नहीं, एसओएस मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है? देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। Any transfer of right in goods or undivided share in the goods without transfer of the title is a supply of service. Any transfer of the title in goods under an agreement which stipulates that the property in the goods shall pass at the future date upon the full consideration as agreed is a supply of goods. I hope समझ में तो आपको आ गया होगा, आ गया ना? नहीं आया कुछ भी समझ में नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। एक बात ये तो समझ में आ गई होगी कि सर ये जो बातें कर रहा है ना, ये बेसिकली गुड्स के बारे में बात कर रहा है। किस बारे में बात कर रहा है बेटा? सर ये गुड्स के बारे में बातें कर रहा है। गुड्स मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं बेटा, वो दो टाइप से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कितने टाइप से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? दो। या तो गुड्स
परमानेंट ट्रांसफर होगा या फिर गुड्स का टेम्पररी ट्रांसफर होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे तो वापस से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बात किसकी कर रहा हूँ वापस से बोल दो सर, हम गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें हम? गुड्स की। अब गुड्स से रिलेटेड मैंने आपको कहा कि दो बातें हो सकती है, या तो परमानेंट ट्रांसफर होगा या फिर टेम्पररी ट्रांसफर होगा। क्या होगा? परमानेंट ट्रांसफर होगा। अगेन जो भी बातें आप समझ रहे हो ये सारी की सारी कॉपीराइट है, ठीक है? अभी तक जितने भी चार्ट्स मैंने बनाए सारे के सारे मेरे अपने बनाए हुए हैं। टेम्पररी ट्रांसफर समझने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम फ्लो में, बुक के फ्लो में नहीं चलते हैं, BREC के फ्लो में नहीं चलते, हम उसका PM करते हैं और उसे प्रॉपर्ली समझते हैं। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे पूछ लूँ, क्या पूछूं कि लेट अस अज्यूम दैट आपने डिसाइड किया कि आपको पुणे जाना है। कहाँ जाना है? पुणे जाना है या बॉम्बे जाना है? चलो गोवा चलते हैं। पुणे बॉम्बे क्या जाना है, चलो गोवा चलते हैं। अब गोवा जाने के लिए हमने डिसाइड कर रखा है कि हम कार से ही जाएंगे। कैसे जाएंगे? कार से। अब आज की डेट में मेरे पास कार नहीं है, मुझे बताओ मेरे पास व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल। सर पहला ऑप्शन तो ये अवेलेबल है, आपके पास कार नहीं है तो पहले कार परचेस कर लो और उसके बाद चले जाओ। सिंपल है ना? कार से जाना है ये डिसाइडेड है, तो कार से जाना है, आपके पास कार नहीं है तो क्या करोगे? पहले कार परचेस करो। आप जाओ केतन हुंडई में, जाओ केतन हुंडई में जाके आप कार परचेस करो और कार परचेस करके फिर चले जाने बिंदास। अच्छा यदि आपको कार परचेस नहीं करना तो क्या और कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ है ना, एक काम करो, आप कार रेंट पे ले लो, दैट इज हायर। कार हायर कर लो और उससे फिर आप गोवा चले जाना, सिंपल। अच्छा पहले वाले केस में जब मैं कार परचेस कर रहा हूं, सपोज मैंने कार परचेस कर ली, इज इट अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सॉरी इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? सर बट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स। वेरी गुड। अच्छा दूसरे वाले केस में जब मैंने आपको कहा कि मैं रेंट पे कार ले रहा हूं, कैसे कार ले रहा हूं? रेंट पे कार ले रहा हूं और फिर मैं जा रहा हूं, तो जो मैंने रेंट पे कार ली, इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप क्या बोलोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले वाले केस में परमानेंट ट्रांसफर था, दूसरे वाले केस में टेम्पररी ट्रांसफर था। दोनों में ट्रांसफर में डिफरेंस समझ पा रहे हो? पहले वाले केस में क्या हुआ? परमानेंट ट्रांसफर। परमानेंट ट्रांसफर मतलब टाइटल ट्रांसफर कर दिया गया। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? परमानेंट ट्रांसफर का मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ अ गुड्स। वहां पे बोल रहा था ना कि हमने गुड्स का ट्रांसफर, गुड्स का जो टाइटल है वो क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है। और टेम्परेरी ट्रांसफर मतलब मैंने आपको टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ यूज करने दिया हुआ है। तो यदि आपका परमानेंट ट्रांसफर है तो बाय डिफॉल्ट इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, और यदि आपका टेम्परेरी ट्रांसफर है, सिर्फ राइट टू यूज दिया गया है, देन इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा वहां पे कुछ और भी बोला था, हाँ तो बताओ फिर और क्या बोला था? सर वहां पे बोल रहा था परमानेंट ट्रांसफर में हम और भी कुछ बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? सर वो बोलता था कि यदि फ्यूचर डेट में यदि ट्रांसफर हुआ, क्या बोला? फ्यूचर डेट में यदि ट्रांसफर हुआ, मतलब वो किस बारे में बात करना चाह रहा है? हायर परचेज। हायर परचेज के केस में क्या होता है? फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होने वाला है, तो वो क्या बोलता है कि हम इसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अर्लियर डेज में प्रॉब्लम क्या था? अर्लियर डेज में प्रॉब्लम यही तो था, क्या कि जब मैं गुड्स को ट्रांसफर करता था अंडर हायर परचेज तो उसके ऊपर वेट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। वेट लगाते थे क्योंकि वो क्या बोलते थे? इट इज अ सेल ऑफ गुड्स। आज ट्रांसफर नहीं हुआ बट फ्यूचर डेट में तो ट्रांसफर होने ही वाला है ना, ऑन द रिसिप्ट ऑफ फुल कंसिडरेशन, ऑन द इवेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, याद है? एट द सेम टाइम सर्विस टैक्स वाले सर्विस टैक्स भी लगा देते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे आपने फाइनेंशियल सर्विस दी ना। फाइनेंशियल सर्विस मतलब क्या? आपने उसको फाइनेंस दिया, इट्स जस्ट लाइक अ फाइनेंस, तो हम सर्विस टैक्स भी लगाएंगे, वैट भी लगा देंगे। ये अननेसेसरी, मतलब इट्स हार्डशिप ऑन द एसएससी। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ ऑनवर्ड्स whenever there is a transaction जिसमें फ्यूचर डेट में ट्रांसफर टाइटल होने वाला है, सॉरी टाइटल ट्रांसफर होने वाला है, तो उस सिचुएशन में हम उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर कर लेंगे। बात खत्म हो गई। अब आपको माइंड लगाना ही नहीं कि सर्विस होगा या गुड्स होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। बात खत्म हो गई। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूं? इंक्लूड। क्या इंक्लूड बताइए? इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ टाइटल,
ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन फ्यूचर डेट, ऑन फ्यूचर डेट, सब्सिक्वेंट डेट। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हायर परचेस, लीज एटसेट्रा। ठीक है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। सर टेम्पररी ट्रांसफर में भी तो वो कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था बेटा, वो बोल रहा था सर इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, अनडिवाइडेड शेयर के ट्रांसफर को भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर कर लेंगे। चलो जी सर इसका मतलब क्या हुआ ये तो बता दो, ऐसे कैसे चलो, नहीं मैं आपको बता रहा हूं ना क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने को ऑनरशिप में कोई गुड्स परचेस किया, सपोज ये पर्टिकुलर गुड्स है, एक्स गुड्स, बेटा ये प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है, गुड्स है, गुड्स बोल रहा हूं मतलब मूवेबल है, ठीक है, एक्स गुड्स है, और ये एक्स गुड्स को हमने ऑनरशिप में परचेस किया, को ऑनरशिप में, सॉरी, किसने मिलके, ए बी और सी, ठीक है। आउट ऑफ डेट ऑल थ्री को ऑनर्स, सी अपना शेयर्स बेचना चाह रहा है। सर सी किसको बेच रहा है, सपोज सी बी को बेच रहा है, किसका कितना कितना शेयर है वो बता दो। सर 50 इसका था, 25 इसका था, 25 इसका था। आउट ऑफ डेट सी, आउट ऑफ डेट थ्री ऑल को ऑनर्स, सी अपना शेयर सेल करना चाह रहा है बी को। आप मुझे बताइए इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, तो गवर्नमेंट बोलती है इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज यू आर सेलिंग योर अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी। यदि आप प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड शेयर को बेच रहे हैं तो उसे भी मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कंसीडर कर लूंगा। अच्छा, यदि तीनों के तीनों ए बी सी तीनों के तीनों ये प्रॉपर्टी को बेच देते एक साथ मिलके, तीनों ने कॉमनली डिसाइड किया और कॉमनली डिसाइड करके बोला चलो जी ये प्रॉपर्टी हम सेल कर देना है, नो इज इट कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, नो इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इंटायर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का। यहां पर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ सी का शेयर ट्रांसफर हो रहा है। डिफरेंस देखिए क्या, सी का सिर्फ अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द रीजन इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है। अब यदि मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं वन बाय वन, तो सबसे पहला मेरा एग्जांपल है कि आपने कार परचेस की, इज इट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, सर सप्लाई ऑफ गुड्स। परमानेंट ट्रांसफर है ना, अब बस ऐसा याद रखो, परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्परेरी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्परेरी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो परमानेंट ट्रांसफर, मैंने कार परचेस किया, क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। कार हायर परचेस में परचेस किया, सप्लाई ऑफ गुड्स। कार मैंने रेंट पे लिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। कार मैंने हायर किया, सप्लाई ऑफ सर्विस। कार मैंने को ऑनरशिप में परचेस किया, सप्लाई ऑफ गुड्स। आउट ऑफ डेट ऑल को ऑनर, किसी एक को ऑनर ने अपना शेयर मुझे बेचा, सप्लाई ऑफ सर्विस। समझा क्या, बहुत ही सिंपल था ना। अब वापस से आ जाओ एंट्री में, चलो देखते हैं एंट्री क्या बोल रही थी। देखो क्या बोल रहा था एंट्री, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स, मतलब ये कैसा ट्रांसफर है, टाइटल ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये तो सर परमानेंट ट्रांसफर हुआ ना, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा क्या बोलता है, एनी ट्रांसफर ऑफ द राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड, ये अनडिवाइडेड शेयर वाला, ये वाला पोर्शन जो है ना, थोड़ी देर के लिए पोर्शन को छोड़ दो। हाँ अब देखो, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर द टाइटल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपने टाइटल परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ राइट टू यूज दिया है। यहां पे टेम्परेरी ट्रांसफर में आप चाहें ना तो टेम्परेरी ट्रांसफर में मैं टेम्परेरी ट्रांसफर में क्या बात लिख सकता हूं, दैट इज ओनली राइट टू यूज, दैट इज राइट टू यूज हमने ट्रांसफर किया है विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इसको बोलते हैं टेम्परेरी ट्रांसफर। बात समझ में आई। तो यहां पर टेम्परेरी ट्रांसफर को क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, वो तो होना ही था, तो हमने इसे क्या मान लिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड, सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, साथ में क्या बोला, एनी ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन द गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर का मतलब समझ में, हाँ जी सर आ गया। थर्ड क्या बोलता है, एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है बट आज नहीं कल हो रहा है, कल मतलब एट अ फ्यूचर डेट, इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। कहानी खत्म, बस इतना सा तो लिखा था। क्लियर है, क्लियर है।
अब आते हैं हम एंट्री नंबर 2 में। एंट्री नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, एंट्री नंबर 2 में आ जाइए। एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो देखो देखो, सुन रहे हो क्या? लैंड एंड बिल्डिंग एनी लीज, जाने दो इसे नहीं पढ़ते, बिना पढ़े समझते हैं। लैंड और बिल्डिंग, जैसे ही उन्होंने लैंड और बिल्डिंग वर्ड यूज किया, आपके माइंड में क्या आया? सर लैंड और बिल्डिंग बोले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसका मतलब ये मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है इसका मतलब ये गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है इसका मतलब क्या? या तो लैंड और बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन सर्विस होगा, या फिर वो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं मतलब सप्लाई ही नहीं होगा। वापस से मैं रिपीटेशन दूं, वापस से मैं रिपीटेशन दूं, चलो जी सुनो। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? लैंड और बिल्डिंग। एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, यही बोल रहा है। अब लैंड और बिल्डिंग में जब इन्होंने बोला, तो मैंने आपसे पूछा कि ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्री पढ़ने के पहले आप मुझे बताओ, लैंड और बिल्डिंग गुड्स है या सर्विस है? सर गुड्स तो नहीं है, ये कंफर्म है। क्यों? बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स की डेफिनेशन क्या बोलती थी? याद करो, गुड्स मीन्स एवरीथिंग विच इज मूवेबल, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोलता था। और व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द इमूवेबल? क्या बिल्डिंग और लैंड इमूवेबल है? यस। इसका मतलब वो गुड्स है क्या? नहीं है। गुड्स है क्या? नहीं है। अच्छा, सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती थी? सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन द गुड्स। क्या गुड्स है क्या? नहीं है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या है? सर्विस। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि लैंड और बिल्डिंग के ट्रांजैक्शन में या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, या फिर सप्लाई ही नहीं होगा। क्या बोला? वापस से सुनो, लैंड और बिल्डिंग के ट्रांजैक्शन में या तो वो सप्लाई ही नहीं होगा, और यदि वो सप्लाई है तो 110% क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। कभी भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है क्या? नहीं। पढ़ना स्टार्ट करूं मैं? चलो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो मैंने कहा था ना, सप्लाई ऑफ सर्विस के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते। आगे क्या लिखा है? एनी लीज, ऑलमोस्ट सेम बात बोली है। लीज लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड। एंट्री नंबर 2 भी समझ में आ गया। एंट्री नंबर 2 के बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूं इससे कनेक्टेड एंट्री, एंट्री नंबर 5। अरे यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी कुछ लिख रखा है, मतलब इसके पहले हमने इसे पढ़ा है। वेरी गुड। क्या पढ़ा है बताओ जरा? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस? पहला क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर एंट्री नंबर 2 में भी रेंटिंग की बात की गई है, लीज, लाइसेंसिंग, रेंटल, यही बोला ना। यहाँ भी रेंटल। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एंट्री नंबर 2 में हमने सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के रेंटल को कवर किया है, जबकि अदर देन लैंड और बिल्डिंग और भी बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में कहाँ बात की गई? एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 पे क्या बोलता है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, इसका बी वाला पॉइंट क्या बोलता है? कुछ याद आया? देख के कुछ याद आ रहा है कि यदि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और यदि आपने सेल बिफोर, बोलो बोलो बोलो, बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर किया है, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, अदरवाइज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। अब ये सारी की सारी बातें जो आपने अभी अभी पढ़ी, क्या क्या पढ़ी? ये आपने पढ़ लिया है, कौन सा पेज है? वाह, पेज नंबर ही नहीं है, पेज नंबर 43, पेज नंबर 44, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेज नंबर 44, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? पेज नंबर 42। तो कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, पेज नंबर 42, 44, और साथ में हमें शेड्यूल 3 भी देखना पड़ेगा। क्या बातें हो रही है पहले तो आप मुझे ये बताओ। सर जैसे हमने अभी गुड्स की बात की ना, वैसे ही यहाँ पर बातें हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अभी तक हमने किसकी बात की थी? गुड्स की। अब जो बात हो रही है, एंट्री नंबर 2 कहने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर रहा हूँ पहले ये समझ लो। मैं आपसे मल्टीपल बातें डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 ऑफ शेड्यूल, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, शेड्यूल 3, एंट्री नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 मतलब क्या? शेड्यूल 3 मतलब क्या? नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और क्या डिस्कस करूंगा? एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 2, मतलब जो अभी हमने पढ़ा है। और क्या डिस्कस करूंगा? एंट्री नंबर 5A/5B ऑफ शेड्यूल 2, ठीक है। ये कहां पे दिया था? पेज नंबर 44, ये दिया गया था पेज नंबर 42, और शेड्यूल 3 वाली बात कहां दी गई थी? 31 में, 31 में दिया गया था। एक बार चेक करो जरा कहां दिया हुआ है।
चेक करिए एवरीवन, एंट्री नंबर कौन सी 5, पेज नंबर आई थिंक 30 में दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में दिया हुआ था, लिख दो पेज नंबर 30, लिखिए पेज नंबर 30, हाँ जी पेज नंबर 30, ठीक है। ये तीनों को कंबाइंडली हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये एंट्री नंबर 2 और 5 में क्या लिखा हुआ है। एक बात मैं आपको समझाऊं क्या, जैसे हमने गुड्स के लिए बात करें ना, वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बात करो। कहने का मतलब क्या है सर आपका, मैंने क्या कहा, गुड्स के लिए, आप गुड्स की बात करो, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सर हमने गुड्स में कहा कि गुड्स में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। बेटा कौन कौन से 2 टाइप के, सर हमने पहला ट्रांजैक्शन कहा कि या तो वो सप्लाई परमानेंट होगी या फिर वो टेम्परेरी ट्रांसफर होगा, यही बोला ना, हाँ जी। तो लिख दो यहां पर भी परमानेंट ट्रांसफर या फिर टेम्पररी ट्रांसफर। ऐसा एनालिसिस ना आपको पूरे, डेट इज कोई भी बुक उठा लो, आप कोई भी बुक उठा लो, ऐसा एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको अलग एंगल से दिखा रहा हूं, बट बहुत ही अमेजिंग एनालिसिस है। परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर। टेम्पररी ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, चलो बताओ तो जरा, व्हाट डू मीन बाय द टेम्पररी ट्रांसफर। सर टेम्पररी ट्रांसफर डेट इज क्या क्या बोला हुआ था वहां पे, रेंटिंग बोला हुआ था, रेंटिंग, और क्या बोला हुआ था, लीजिंग, लाइसेंसिंग, लीजिंग, और क्या, लाइसेंसिंग एटसेट्रा, ईजमेंट भी बोला हुआ था, एटसेट्रा लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ परमानेंट ट्रांसफर। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग और उसके अलावा और भी दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, तो वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। एक बात ये माइंड में रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं हो सकती ना, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स होगी क्या, सर गुड्स ये कभी भी नहीं होंगी, ये जब भी होगी सर्विस होगी, या तो ये सप्लाई ही नहीं होगा। अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये है कि या तो आप बिल्डिंग को परचेस करोगे या फिर आप उसे रेंट पे लोगे, दो के अलावा कोई तीसरा ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है। रेंट मतलब लीज भी आ गया, ठीक है। तो जब आप उसे परचेस करते हो तो इट्स अ परमानेंट ट्रांसफर, क्योंकि टाइटल आपके नाम से ट्रांसफर हो गया। और जब आप उससे यूज करने, दैट इज रेंट पे लेते हैं, तो इट्स अ टेम्परेरी ट्रांसफर, आपको सिर्फ राइट टू यूज मिला है, टाइटल आपके नाम से ट्रांसफर हुआ है क्या, नहीं। एक एक करके बात करो, यदि परमानेंट ट्रांसफर है तो क्या होगा, सर यदि परमानेंट ट्रांसफर हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी का, देन वी नीड टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा कि परमानेंट ट्रांसफर लैंड का हुआ है या बिल्डिंग का हुआ है। अच्छा ऐसा करना पड़ेगा मुझे, हाँ जी सर। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, सर हम ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज शेड्यूल 3 बोलता था whenever there is a sale of land, क्या बोलता था, sale of land, then it is not treated as supply, not treated as supply by virtue of schedule 3 एंट्री नंबर 5। मैं बहुत स्पेसिफिक लिख रहा हूं, तो यदि आपको एंट्री नंबर या इतना स्पेसिफिक याद नहीं भी रहता ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर 3 शेड्यूल, शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 5। कोई जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नो जीएसटी एट ऑल। क्लियर है यहां तक बात समझ में आ गई, कोई जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ बिल्डिंग के केस में क्या होगा, बिल्डिंग के केस में क्या होगा। सर बिल्डिंग के केस में वी नीड टू थिंक, व्हाई, बिकॉज वहां लिखा था शेड्यूल 3 जब हम पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ एंट्री नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 2, यस ये लिखा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर अगेन 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे और चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा बेटा बताओ तो जरा, सर मुझे चेक करना पड़ेगा इज इट entire consideration received after the issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier. If yes, then it is not considered as a supply, otherwise it's considered as a supply। और supply भी कौन सी, supply of service, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, बोलो बिफोर, पहला पॉइंट मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, बिफोर issuance of completion certificate और फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई
और कौन सी सप्लाई, एनीबडी सर, इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या माना जाएगा इसको? सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ कौन सी एंट्री, एनीबडी? एंट्री नंबर 5B ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 5B। बट however if entire consideration क्या लिखूं? रिसीव्ड। कब रिसीव्ड हुआ? आफ्टर, याद आ रहा है कुछ? आफ्टर इशुएंस ऑफ completion certificate or first occupation, whichever is earlier, then it is not considered as a supply by virtue of schedule 3 entry number 5, therefore no GST at all। क्लियर है? अब यदि मैं टेम्पररी ट्रांसफर की बात करूं तो यहां पे तो स्ट्रेट अवे बेटा, यदि आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो स्ट्रेट अवे जब भी देयर इज अ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट अवे उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेना, खत्म करना। बट यदि आप चाहते हैं नहीं सर हमको तो आप स्पेसिफिकली पढ़ाओ, तो स्पेसिफिकली सुनो कि यदि ये टेम्पररी ट्रांसफर जो है, यदि ये टेम्पररी ट्रांसफर लैंड ऑब्लिक बिल्डिंग का है, किसका है? लैंड ऑब्लिक बिल्डिंग का है, देन इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। और सप्लाई में भी मैं इसे क्या मानूंगा बेटा? सप्लाई में भी मैं इसे क्या मानूंगा? SOS। क्या कंसीडर करूंगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। और सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 2, एंट्री नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 2। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? हाउएवर इन केस ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये भी सप्लाई कंसीडर की जाएगी, और सप्लाई भी इमूवेबल, सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बट ऑब्वियस सप्लाई ऑफ सर्विस ही होगा, बट सप्लाई ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5A ऑफ शेड्यूल 3। समझ में आया? समझ में आया क्या चल रहा है? तो आप इतना स्पेसिफिक याद ना रख पाओ, कोई बात नहीं, डू वन थिंग, आप सिंपल क्या करना, आप सिंपल इन टोटलिटी इसको याद रखना। टेम्परेरी ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा तो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्परेरी ट्रांसफर मतलब क्या? मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ एंजॉयमेंट के राइट ट्रांसफर किए, लेट आउट किया, ठीक है। बट यदि परमानेंट ट्रांसफर है तो फिर वी नीड टू चेक, जनरली नॉट लायबल टू GST। हाउएवर एक सेपरेट केस हमने पढ़ा है कि if consideration received before either partly or wholly before the issuance of certificate और बोलो फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर, तो हम सप्लाई मानकर उसके ऊपर GST चार्ज करेंगे। अच्छा, लैंड के केस में भी इशुएंस सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात होगी क्या? नहीं होगी। लैंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात कहां होगी? जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लैंड अपने आप में ऑलरेडी कंप्लीट है। समझ में आया? ये सिर्फ बात कहां होगी? बिल्डिंग में। तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्री नंबर 2 along with entry number 5A and 5B। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, अब हमें ये समझ में आ गया। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम आ रहे हैं एंट्री नंबर 3 में। एंट्री नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है सर। एंट्री नंबर 3 बोलती है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज यूजुअली सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या मान लेंगे हम उससे? सप्लाई ऑफ सर्विस। अर्लियर डेज में क्या होता है, ये लिखने की जरूरत क्या है वो समझो, उसके बाद मैं आपको उसका एग्जांपल भी देता हूं। अर्लियर डेज में क्या होता था कि इस टाइप के जो भी ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है दूसरे के गुड्स पे, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती थी? देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि इसे गुड्स में कवर करेंगे या सर्विस में कवर करेंगे। उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाएगी या सर्विस टैक्स चार्ज किया जाएगा। अच्छा, दोनों ही सेंट्रल लेवल के टैक्सेस थे, बट ऑल्सो यदि मैंने एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर दी और सर्विस टैक्स चार्ज करना चाहिए था तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे नोटिस भेज देते थे, एंड वाइस वर्सा। अननेसेसरी डिस्प्यूट। अरे भाई,
एक्साइज तो मैंने पे करी थी ना, वो भी सेंट्रल का ही है ना। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। और देयर इज वेरी 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 थिन लाइन टू डिसाइड इज इट कवर्ड अंडर एक्साइज और कवर्ड अंडर द सर्विस टैक्स। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ करती थी उसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे से लिख दिया कि व्हेनेवर देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ अनदर गुड्स इट्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये अनदर गुड्स की प्रोसेस का मतलब क्या है? बेसिकली इट्स गोइंग टू बी कवर्ड जॉब वर्क। जनरली आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो काम होते हैं ना जॉब वर्क पे होते हैं। तो अब सपोज मैंने जैसे वी आर महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सपोज हिंगना में बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जॉब वर्क परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए सपोज कोई पर्टिकुलर कंपनी को हमने जॉब वर्किंग दी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जॉब वर्किंग का काम दिया किसी पर्टिकुलर कंपनी को, साथ में मटेरियल भी भेज दिया, डिजाइन भेज दी, और आपको उस तरीके से प्रोसेस करके रिवर्ट करना है। तो वो जो बंदा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है ऑन द अनदर्स गुड्स, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा के गुड्स के ऊपर जो जॉब वर्किंग कर रहा है, इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इट्स ऑलवेज कंसीडर। अब आपको ये चेक नहीं करना वेदर दैट प्रोसेस अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और नॉट, वो पहले चेक करना पड़ता था। अब तो स्ट्रेट अवे आपके प्रोसेस का क्वांटम कितना भी हो, irrespective of the quantum of process, you always need to consider it as a supply of service। मुझे हमेशा 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 इससे क्या कंसिडर करना है? सप्लाई ऑफ सर्विस। कहने का मतलब ये हुआ कि एंट्री नंबर 3 इज वेरी इजी। और एंट्री नंबर 3 क्या बोलती है? एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2, एनी ट्रीटमेंट, क्या बोल रहा है बेटा? बोलो। एनी ट्रीटमेंट और एनी प्रोसेस, किसके गुड्स के ऊपर? ऑन अनदर्स गुड्स, कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और बेसिकली ये किसको कवर करना चाह रहे हैं? ब्रॉडली बोला जाए तो दे वांट टू कवर जॉब वर्क। किसको कवर करना चाह रहे हैं? जॉब वर्किंग को। क्लियर है यहां तक? एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लिखना चाहो तो सपोज ये आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एजे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को, प्राइवेट लिमिटेड सॉरी, एजे प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स भेज रहा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, गुड्स भेजा जा रहा है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, मिस्टर एजे क्या करेंगे? जो गुड्स आए हैं वो गुड्स में प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, और इस प्रोसेस गुड्स को, जितनी प्रोसेस परफॉर्म करनी थी वो परफॉर्म करने के बाद प्रोसेस गुड्स को वापस से किसे सप्लाई करेंगे? महिंद्रा एंड महिंद्रा को। क्लियर है? ये जो प्रोसेस हमने परफॉर्म की है, ये प्रोसेस जो हमने परफॉर्म की है, दैट प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ? इससे सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है बेटा इसका, है ना? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, जॉब वर्किंग के केस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदरवाइज उससे भी मैं आपको इसे कनेक्ट करके बताता। यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, मतलब वी नीड टू चेक कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन महिंद्रा और एजे लिमिटेड के बीच में हुआ, जो गुड्स सप्लाई किया, इज इट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। उसके बाद वी नीड टू चेक यदि उन्हें बेच रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट का क्या होगा, आईटीसी का क्या होगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। बट अभी हम इसको एकदम सिंपल रख रहे हैं। यहाँ पर जो बातें हो रही है वो किसकी बात हो रही है? प्रोसेस की बात हो रही है। तो इट्स दिस प्रोसेस कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 3 ऑफ शेड्यूल 2। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ एंट्री नंबर 3 भी हमारा खत्म हो चुका। नाउ वी आर कमिंग इनटू एंट्री नंबर 4, नहीं 5। पहले हम क्या कवर कर रहे हैं? एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या है? चलो देखो, एंट्री नंबर 5 क्या बोल रहा है? एंट्री नंबर 5, 4 को अभी छोड़ दो, 4 को हम लास्ट में पढ़ेंगे। एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 में बेसिकली क्या बोला गया? पहले देखिए, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन को स्ट्रेट अवे मुझे क्या मानना है? सप्लाई ऑफ सर्विस।
आउट ऑफ दैट पहले दो ट्रांजैक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, एंट्री नंबर 5 में जो दिए गए हैं वो ट्रांजैक्शन कौन से पहले से बताओ। एंट्री नंबर 5 में जितने भी ट्रांजैक्शन है ऑल आर कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल आर कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? आउट ऑफ दैट पहला जो ट्रांजैक्शन था दैट इज नथिंग बट द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पढ़ लिया है क्या? हाँ जी सर पढ़ लिया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या सेकंड ट्रांजैक्शन भी हमने पढ़ लिया है? हाँ जी सेकंड ट्रांजैक्शन भी पढ़ लिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में भी क्या बोला गया कि इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, और बोला क्या गया था? कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। मैं पूरी एंट्री नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा क्या बिफोर द, बोलो बोलो, बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। यदि पार्टली या इंटायरिटी में कंसीडरेशन आता है देन इट्स कंसीडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं इसे वापस से डिस्कस कर रहा हूं क्या? नहीं। नाउ वी आर कमिंग इनटू पॉइंट नंबर सी, और सी से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज या कल? आज नहीं कल। तो कल हमारा सप्लाई का दैट इज समापन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सप्लाई कल हम सेक्शन 8 भी पढ़ चुके होंगे, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और वी विल ट्राई टू कवर इवन चार्जिंग प्रोविजन ऑल्सो, क्योंकि अब जो चैप्टर्स जितने आने वाले हैं ना वो सारे एक एक दो दो दिन के रहेंगे। छोटे छोटे चैप्टर है। सिर्फ आईटीसी में 2 से 3 लेक्चर हमें लगेंगे, और आई थिंक 1.5 और 2 लेक्चर लगेगा डॉक्यूमेंटेशन वाले पोर्शन में। बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है। सो गैस थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, स्टे सेफ।